साथियों, बात 1905 की है। कर्नाटक के मैसूर में एक लाइब्रेरियन को कुछ पत्र मिलते हैं, कुछ पत्तियां मिलती है जिनके ऊपर ग्रंथ लिपि में कुछ लिखा गया है। और ये व्यक्ति थे रुद्रपतन शमा शास्त्री। 1905 की बात है, कर्नाटक का मैसूर इलाका। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कुछ अनयूजुअल था, कुछ नॉर्मल नहीं था। ऐसा माना गया कि ये कुछ वो कंटेंट था जो कई सालों से ढूंढा जा रहा था लेकिन मिल नहीं रहा था। बात 1905 की है। रुद्रपतन शमा शास्त्री 1909 में उस किताब का संस्कृत में अनुवाद करते हैं और 1915 में अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। और जब 1915 में उस किताब का अंग्रेजी में अनुवाद होता है तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ रुद्रपतन शमा शास्त्री का नाम गूंज रहा होता है। उनको 100 से ज्यादा अवार्ड दिए जाते हैं। उनको महा उपाध्याय की सुपर रेस्पेक्टेड उपाधि दी जाती है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लोगों की श्रेणी में वो काउंट होने लगते हैं। इवन महात्मा गांधी भी उनसे मिलने की इच्छा प्रकट रखते हैं और एक सेपरेटली एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं उनके साथ में। मैसूर के राजा रुद्रपतन शमा शास्त्री को सम्मानित करते हैं। वो कुछ पत्र, क्या था उनमें ऐसा? जो पाम लीफ थी जो उनको मिली, जो पत्तियां थी इनके ऊपर कुछ लिखा गया था ग्रंथ स्क्रिप्ट में, वो एक्चुअली में कॉपी थी एक फेमस किताब की जो 4th सेंचुरी बीसी में लिखी गई, द अर्थशास्त्र, ऑथर्ड बाय द कौटिल्य, ऑल्सो नोन एज विष्णुगुप्ता एंड पॉपुलरली नोन एज चाणक्य। तो यहां से शुरुआत होती है चाणक्य नीति की, यानी कि 1905 जब इंडिया में चाणक्य नीति की बात होना शुरू होती है। 1909 में इसका ट्रांसलेशन संस्कृत में होता है और 1915 में अंग्रेजी में। और उसके बाद रुद्रपतन शमा शास्त्री भारत के एक मुख्य विद्वानों में आ जाते हैं। एक लाइब्रेरियन के ओहदे से वो इंसान रविंद्रनाथ टैगोर जैसे विद्वानों की कैटेगरी में आ जाता है। और ताकत होती है उसके पीछे चाणक्य नीति की, ताकत होती है उसके पीछे कौटिल्य की, विष्णुगुप्त की। तो आज बात जो हम लोग कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं चाणक्य नीति की। क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी वैल्यू है? मैं ओटीटी भारत से बात कर रहा हूं, यानी कि ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत। और मेरा एक मिशन है कि हिंदुस्तान के 10 करोड़ लोगों को ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी बनाया जाए। क्योंकि मुझे लगता है, ये मेरा व्यू है, कि अगर किसी भी देश के लोग शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से अगर शक्तिशाली होते हैं तो उसको विश्व गुरु के लिए किसी स्टाम्प की जरूरत नहीं होती, वो देश स्वतः ही विश्व गुरु बन जाता है। तो बात हम चाणक्य नीति की कर रहे हैं। देखिए, आगे बढ़े उससे पहले मैं एक बात आपको बताता हूं। ये कुछ ग्रंथ लिपि ऐसी दिखाई देती है, कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए और आगे जब वो ट्रांसलेट होती है तो क्या होता है। खैर, चाणक्य कौन थे? चाणक्य वॉज ए किंग मेकर। देखिए, हमेशा हमेशा दुनिया का इतिहास रहा है कि किंग से ज्यादा किंग मेकर की वैल्यू होती है। आज भी हमारे देश में जब चुनाव होते हैं तो कोई भी व्यक्ति अगर उन चुनाव में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, जिताने का काम करता है, तो चाहे उस व्यक्ति का नाम कुछ भी हो, उसे चाणक्य कह दिया जाता है। तो ही वॉज ए किंग मेकर, स्ट्रेटेजिस्ट और थिंकर थे इन द हिस्ट्री ऑफ नेशन। अराउंड 300 बीसी इनका जन्म हुआ, 350 बीसी। उम्मीद करता हूं कि इसका मतलब आपको समझ में आता होगा। BCE इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, यानी कि अभी वर्तमान समय में 2024 चल रहा है। तो चाणक्य का जन्म जो हुआ होगा उसमें 350 और जोड़ना पड़ेगा,
तो चाणक्य का जन्म जो है वो आज के 2374 साल पहले हुआ, ठीक है ना। जब बीसी मतलब बिफोर कॉमन एरा, कॉमन एरा अभी चल रहा है, इंसान को पैदा हुए तो बहुत समय हो गया। कॉमन एरा हमने फर्स्ट ईयर से काउंट करना शुरू किया जब जीसस का जन्म हुआ, वहां से लेकर आज तक 2024 आ गया है, ठीक है ना। और यहाँ उनकी डेथ हो गई। ऋषि चाणक्य पुत्र थे वो, पाटलिपुत्र में इनका जन्म हुआ था। ऑब्वियस सी बात है, वो बिहार में है, पटना बिहार ने कई महान लोगों को जन्म दिया है, उनमें चाणक्य भी एक थे। जन्म के समय इनका नाम विष्णुगुप्त था, लेकिन बाद में इनको चाणक्य और कौटिल्य के नाम से जाना गया। खैर, एजुकेशन को पूरा करने के बाद में वो प्रोफेसर बन जाते हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, जो फिलहाल पाकिस्तान में है। और उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के प्रधानमंत्री बनते हैं। ये हमारे पास में वो तक्षशिला जगह है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान की तक्षशिला जगह है। और यहां पर तक्षशिला यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर थे। तो ये सारी बेसिक बातें जो ये चाणक्य नीति 1905 में रुद्रपतन शर्मा शास्त्री की वजह से भारत में वापस आई थी। खैर, तो मैं ये मौर्य एम्पायर है, चंद्रगुप्त मौर्य। शायद आपको पता नहीं होगा, कई बार ऐसा लगता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य कैसे राजा बन गए। नंद वंश एक साम्राज्य था, जैसे मौर्य एम्पायर दिख रहा है वैसे नंद वंश कुछ इसी एरिया में था, क्योंकि इसी को जीत कर चंद्रगुप्त मौर्य ने ये सब चीजें, ये अपना साम्राज्य कंट्रोल में किया। तो नंद वंश में राजा धनानंद थे। राजा धनानंद ने, जो उनका राज कार्यक्रम चलता था, तो उसमें चाणक्य भी उनके सलाहकार थे। तो राजा धनानंद ने चाणक्य की डिसरेस्पेक्ट की थी, उनका अपमान किया था, और उसी अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। कैसे तैयार किया वो भी बता देता हूं। एक बार चाणक्य रास्ते से गुजर रहे थे, क्योंकि ब्राह्मण थे तो दान मांगते रहते थे, किसी से ना किसी से कुछ जो उनको जरूरत होती थी मांगते रहते थे। तो वहां पर एक कबीला था, वो उस कबीले से मांगने गए। कोइंसिडेंटली वो चंद्रगुप्त मौर्य से मांगने लगे। वो एक छोटा सा बालक था, 15 साल के आसपास का रहा होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको बोला कि ये हमारी 10-12 गायें हैं यहाँ पर, ये गायें ले जाओ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस 15 साल के इंसान की बात को किसी ने भी नकारा नहीं उस कबीले में से। जब चाणक्य ने कहा कि इनको ले जाओ, माफ करिएगा, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि इनको ले जाओ, तो चाणक्य उसको लेके चले गए। और उनको आश्चर्य हुआ कि यार 15 साल के बच्चे की बात पूरा कबीला मान रहा है, उसने इस उम्र में मुझे गायें दे दी, मैं लेके भी आ गया, और कुछ तो बात है उसमें। फिर उसको ट्रेन करते हैं और नंद साम्राज्य, नंद वंश का नाश करने के लिए आगे की शिक्षाएं देते हैं, जिसमें चाणक्य नीति एक हिस्सा है। तो मैं होपफुली आपको समझा पा रहा हूं कि किस तरीके से कहानी चलती है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं यहां पर, जो आपको समझ लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, वो ये है कि देखो, चाणक्य ने जिनको ट्रेन किया वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की संतान थे बिंदुसार। और बिंदुसार के पुत्र थे सम्राट अशोक, राजाओं का राजा सम्राट अशोक। पता है इनके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, दैट ही वॉज सन ऑफ ग्रेट फादर, एंड फादर ऑफ ग्रेट सन। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार थे और उनके बेटे सम्राट अशोक थे। इनके बारे में कहावत प्रचलित है कि ये सन ऑफ ग्रेट फादर, ऑब्वियस सी बात है, चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर। और उसके बाद में बिंदुसार जो है तो उसका सम्राट अशोक हुए, जिन्होंने इस साम्राज्य को और फैलाया।
तो ही वॉज ए ग्रेट सन, सो ही वॉज ए फादर ऑफ ए ग्रेट सन एंड सन ऑफ ए ग्रेट फादर बिंदुसार। बट चाणक्य ने इनको ट्रेन किया है, और क्यों ट्रेन किया है? बदला लेने के लिए, बदला लेना था। और वो बदले की जो आग थी ना, वही कारण थी कि इस इंसान ने किताबें लिखी, इस इंसान के दिमाग में विचार आए, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज आई, इकोनॉमिकल स्ट्रेटेजीज आई, और ये यहां पर इंप्लीमेंट करके बदला ले पाए। तो एक विजन था, एक गोल था कि मुझे नंद वंश का सत्यानाश करना है, खात्मा करना है, गोल। तो पहली चीज तो हम चाणक्य से यही सीख सकते हैं कि हमारी जिंदगी में गोल होना एसेंशियल है, चाहे वो किसी भी चीज का हो। आपको लाइफ में कुछ भी सिग्निफिकेंट करना है तो गोल होना मस्ट है। खैर, मुद्दे की शुरुआत करते हैं, मेन पॉइंट पर आते हैं, बात करते हैं चाणक्य नीति की। तो मैं कुछ बेसिक बातें आपके लिए यहां पर लाया। सबसे पहली बात, छोटा हो या बड़ा हो, जो भी काम करना हो उसको पूरी शक्ति लगाकर करें। देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, जब आप चाणक्य नीति को पढ़ते हैं, जिसमें रुद्रपतन समाशास्त्री ने उसको ट्रांसलेट किया संस्कृत में, 1915 में ट्रांसलेट होती है वो इंग्लिश में, उसका 2 किताब छा जाती है, रुद्रपतन समाशास्त्री भी छा जाते हैं। आप एक चीज ऑब्जर्व करिएगा, चाणक्य नीति का बहुत सारा कंटेंट ऐसा आपको मिलेगा जो कबीर से, कबीरदास जी से, रहीमदास जी से, और संस्कृत के प्रचित जो जितने प्रसिद्ध और प्रचलित श्लोक हैं उनसे कहीं ना कहीं प्रभावित है। तो हम ये नहीं कह सकते कि चाणक्य नीति कोई किताब है जो आपने गड्ढा खोदा और वो किताब दिखी और आप ले आए, नहीं। बहुत डिफरेंट जगह पर ये कंटेंट मिला है। और एक मैंने आपको बताया कि जो लीफ थी, जो पत्तियां थी, उनके ऊपर लिखा हुआ मिलता है वो ग्रंथ लिपि में, कर्नाटक के मैसूर में, और वहां से रुद्रपतन समाजशास्त्री इस कंटेंट को ट्रांसलेट करते हैं। खैर, छोटा हो या बड़ा हो, जो भी काम हो उसे अपनी पूरी शक्ति लगाकर करें, ये आज के समय की जरूरत है। भारत में आज वर्तमान समय में एक समस्या आ रखी है जिसको लोग कहते हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी, पता है, ये एक सूडो अनएम्प्लॉयमेंट है, सूडो। दिस इज नॉट ट्रू अनएम्प्लॉयमेंट। आज मैं आपको बताऊं, जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैं रन करता हूं, उस ऑर्गेनाइजेशन में हर वक्त कोई ना कोई एक पोस्ट खाली रहती है। लेकिन सभी, ना जाने सोशल मीडिया का प्रभाव है, इंस्टाग्राम का प्रभाव है, किस चीज का प्रभाव है, हर किसी को बेसिक कोई काम करना ही नहीं है। मतलब भारतीयों में कुछ ऐसा घुस गया है कि जिंदगी में अगर नौकरी करेंगे तो आईएएस की करेंगे, चाहे उसके लिए जिंदगी बीत जाए। 45 साल इंतजार करेंगे, 50 साल इंतजार करेंगे, और फिर जो होगा सो देखा जाएगा। आपको शायद पता नहीं हो, हमारे देश के राष्ट्रपति महामहिम एपीजे अब्दुल कलाम, पहला काम उस इंसान ने अखबार बांटने का किया था। पूरी शिद्दत से किया। कभी अखबार बांटने का काम देरी से नहीं हुआ, पूरे मन से किया। अब ऐसा नहीं होता कि किसी इंसान को एक बड़ा काम मिलेगा तो काम एकदम से करने लगेगा। अच्छा, आज इस दुनिया में जितने भी महान लोग हैं, उनका अच्छा काम करना आदत है। उनका आप छोटा काम दोगे तो भी दिल से करेंगे, बड़ा काम दोगे तो भी दिल से करेंगे, वो हैबिट बनी। मान लो किसी इंसान ने आईआईटी में टॉप किया, यूपीएससी में टॉप किया, अचानक नहीं हो गया। वो इंसान फर्स्ट क्लास से परफॉर्म कर रहा होगा। जब उसको सेकंड क्लास में होमवर्क मिला होगा तो तहजीब से किया होगा, तमीज से किया होगा। 5वीं क्लास में उसके मेन एग्जाम होंगे, बहुत ढंग से, मेहनत से उसने दिए होंगे। अचानक से नहीं हो गया। मैंने जब पहली बार टीचिंग करना स्टार्ट किया तो मेरी सिस्टर को मैंने पढ़ाया, उसके 2-3 दोस्त और आ गए, 6 लोग मेरे पास में थे। और ऐसा नहीं कि जब 6 लोग हैं तो इनको क्या ही पढ़ाना है, क्या ही मेहनत करनी हो इनके ऊपर, कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं था। मैंने शिद्दत से उनको पढ़ाया। 6 में से 3 का चयन मैंने मेडिकल कॉलेज में कराया एमबीबीएस कोर्स के लिए, और अगले साल मेरे पास में और लोग आए। अब कई लोग गुस्सा हो जाएंगे, मैं कहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले, वो डायरेक्ट पीएम की पोस्ट नहीं मिल गई उनको कि भाई जाओ पीएम बन जाओ,
उस इंसान ने आरएसएस के, बीजेपी के पर्चे बांटे हैं गली गली में जाकर, तहजीब से, शिद्दत से काम किया है। इस दुनिया में जो भी बड़ा बना है ना, उसने कभी काम में शर्म नहीं की, पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से काम किया है। आपको क्या लगता है कि विराट कोहली को सीधा इंडिया टीम में चांस दे दिया? वो इंसान जब गली में भी खेलता होगा और आउट हो जाता होगा तो फ्रस्ट्रेट होता होगा। रोनाल्डो को डायरेक्ट मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ फुटबॉल, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बना दिया। जब वो इंसान स्कूल टाइम में भी खेलता होगा तो बहुत ही जुनून के साथ में खेलता होगा। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब इतना है कि जिंदगी में जो काम करो उसमें अपना सब कुछ झोंक दो, सब कुछ झोंक दो। क्योंकि मानो या ना मानो, मैं एक बात फिर बता दे रहा हूं आपको, जब आप किसी छोटे काम को पूरे दिल से कर रहे होते हैं ना, तो उसे इंसान देखे ना देखे, यूनिवर्स, ईश्वर देख रहा होता है, और वो अपने आप आपके लिए धीरे 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 बड़े से बड़ा काम भेजना शुरू करता जाता है, और आप बड़े आदमी बन जाते हैं। ये अचानक नहीं होता है, ये स्टेप बाय स्टेप होता है। तो जो भी काम करना है उसमें पूरी शक्ति, पूरी शिद्दत, तन्मयता, समर्पण, एकाग्रता, सब कुछ न्यौछावर कर दो। क्योंकि छोटी छोटी चीजों से ही तो सब कुछ दिक्कत होती है। मैं एक जहाज जो होता है, एक जहाज जब डूबता है, समुद्र में डूबता है, तो एक छोटे से छेद से डूब जाता है, पानी उसमें भर जाता है, डूब जाता है। छोटी सी गलती। और जब आप काम पूरे मन से करते हैं, समर्पण से करते हैं, तो उसमें असंतोष नहीं होता, उसमें तनाव नहीं होता, उसमें डर नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, मन से किए गए काम में कभी थकान नहीं होती। और आप देखेंगे जो लोग अपने पूरे दिल से, मन से काम करते हैं, वो चाहे किसी भी पोस्ट पर हो, वो कभी आपको थके हुए महसूस नहीं होंगे। थकता वही है जो काम चोरी कर रहा है, जिसका काम में मन नहीं है। तो हमें जो काम करना है, देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर चिंता, निराशा, भय, असंतोष आपके काम में है कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, सीधा मतलब है आपका मन, तन, समर्पण काम में नहीं है, आपका हमेशा बुरा ही होगा। पूरी शक्ति लगा दो उस काम में, वरना मत करो, कोई मतलब नहीं। हर वक्त पूरे दिल से मुस्कुराते हुए काम करना है। आगे समझते हैं बात को। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास बुद्धि होती है, शक्ति भी उसी के पास होती है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, एक बात तो क्लियर है कि विरासत में मिली हुई गद्दी छीनी जा सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं छीन सकता कोई, मायका लाल। बुद्धि आपसे कोई नहीं छीन, गद्दियां छिन जाएगी दोस्त, गद्दियां आई है, कोई ले जाएगा, ये तो रहेगी। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, कोई कहां का राजा था, उसको हरा दिया गया, गद्दी छीन ली गई। लेकिन बुद्धिमान होगा, दिमागदार होगा, रणनीतिकार होगा, तो बुद्धि के दम पर वो गद्दी वापस पा लेगा। और एक चीज हमको समझ लेना है, जिस देश के लोगों की बुद्धि विकसित हो गई है, बुद्धि विकसित हो गई है, उस देश को विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। बुद्धि क्यों विकसित नहीं हो रही है? क्योंकि हमारी बुद्धि ऐसे कामों में लगी हुई है जिनका हमारे भविष्य के लक्ष्यों के साथ में कोई संबंध ही नहीं है। हम देखने कुछ और आए थे और इंस्टाग्राम रील में लग गए, उसी में फील लिया। हमारी जिंदगी का अल्ट्रा, देखो ये तो बहुत बहुत बड़ा सच है कि बुद्धि जहां होगी, जहां ब्रेन है, वहीं पावर है, और उसको कोई छीन भी नहीं सकता। एक बार की बात है, लक्ष्मी माता विष्णु जी के पास में गई
कि प्रभु मुझे कुछ वरदान दीजिए। तो विष्णु ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा कि बिल्कुल, आप जिंदगी में जिसके पास भी जाएंगी उसको जिंदगी में किसी चीज के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, वो सब कुछ हासिल कर पाएगा जिसके पास आप होंगी। ये बात सरस्वती माता को ध्यान चली कि लक्ष्मी जी को वरदान मिला है। वो भी भागते हुए गई कि आपने लक्ष्मी जी को वरदान दिया है, आप मुझे वरदान नहीं देंगे, मैंने भी तो आपकी सेवा की। वो कहती है आपको भी वरदान है। आपको वरदान ये है कि आप भी जिसकी जिंदगी में आई वो भी अपनी जिंदगी में सब कुछ पा सकेगा, लेकिन उसे कोई छीन भी नहीं पाएगा। लक्ष्मी जी को वरदान दिया कि जिसके पास आप आई तो उसे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो छीना जा सकता है। लेकिन सरस्वती जिसके पास आई वो उसके दम पर सब कुछ पालेगा और उसे छीना नहीं जा सकता। ये ताकत है एजुकेशन की। अब यहां पर सरस्वती माता ये आइकन है, ये रिप्रेजेंटेशन है एजुकेशन का। लक्ष्मी माता रिप्रेजेंटेशन है धन का, चरित्र है वो, चरित्र कि विद्या का चरित्र क्या है कि विद्या तुम्हारे पास में आई तो सब कुछ मिलेगा और कभी जाएगी नहीं। लक्ष्मी माता मतलब धन का चरित्र है, धन तुम्हारे पास में आए तो जा भी सकता है, हाँ तुम उसके दम पर पा बहुत कुछ सकते हो। खैर, तो शक्ति के लिए बुद्धि की बहुत जरूरत है। इससे बड़ी बात मुझे कुछ लगती नहीं है। चाणक्य ने जो बात कही है वो बड़ी ही नायाब बात है, और मुझे लगता है कि इस सेशन में हम चाणक्य नीति की बात कर रहे हैं, इससे महत्वपूर्ण बात मुझे महसूस नहीं होती। शांति के समान तपस्या नहीं है, शांति से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। आपको शायद मालूम ना हो, चंद्रगुप्त मौर्य मतलब चाणक्य के शिष्य, चंद्रगुप्त मौर्य जब 50 साल के थे तो एक जैन संत थे भद्रबाहु, जैन संत भद्रबाहु। 50 साल की उम्र में इन्होंने क्या किया, अपना साम्राज्य बिंदुसार जो इनके बेटे थे उनको सौंप दिया, और खुद इन जैन संत, वो जैन सेंट, इनके इन्फ्लुएंस में आकर कर्नाटक के मैसूर में चले गए। आप समझ पा रहे हैं, 1905 में मैसूर की लाइब्रेरी में ही चाणक्य नीति मिली है। कह रहे कॉन्सिडेंस है। तो ये कर्नाटक में चले गए कि मुझे जीवन में मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, मौर्य एम्पायर इतना बड़ा बनाया, अब जीवन में शांति चाहिए। इनसे इंस्पायर्ड थे। और ऐसा कहा जाता है कि जब ये कर्नाटक में गए, जब ये साउथ के एरिया में गए, उस वक्त इनके पूरे राज्य में अकाल पड़ा हुआ था। इन्होंने भी निश्चय किया कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, और फास्टिंग, पूरा उपवास रखते हुए, संलेखना एक विधि होती है जैन धर्म में, जिसमें जब इंसान अपना शरीर छोड़ता है तो सब कुछ खाना छोड़ देता है, उपवास करता है, और वो करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। मतलब एट द एंड चंद्रगुप्त मौर्य वेंट फॉर पीस, शांति के लिए, क्योंकि पीस इस दुनिया का सबसे बड़ा नशा है। दुनिया में नशे बहुत सारे हैं, विद्या का है, बुद्धि का है, धन का है, पद का है, स्त्री का है, काम का है, वासना का है, धर्म का है, दान का है, लोभ का है, मोह का है, मोक्ष का है। लेकिन इससे बड़ा नशा कोई सा है ही नहीं, शांति का नशा। जब इंसान खुद का साम्राज्य छोड़ के चला जाए, मतलब कुछ तो दम होगा इस चीज में। अब यहीं पर भारत विश्वगुरु प्रूव होता है। एक्चुअली में दिक्कत क्या है, हमारा मन है। हमारे मन की खासियत है,
हमारा मन, जैसे मान लीजिए आपके पास में सब कुछ है, गाड़ी है, पैसा है, कोई अच्छा संगी साथी आपके साथ में है, धन है, पद है, समाज में नाम है, फिर भी आप खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि मन का ध्यान जाता है अभाव पर। मन अभाव पर जाएगा, और मन जब अभाव पर जाएगा तो आपको अशांत कर देगा कि यार मेरी जिंदगी में ये नहीं है। अच्छा, अगर वर्तमान समय में देखते हुए कोई अभाव ना हो, तो वो भूतकाल में अभाव पे जाएगा कि उस टाइम पे मेरे पास ऐसा नहीं था, अगर ऐसा होता तो मैं कुछ और होता। अगर भूतकाल में भी कुछ अभाव नहीं था, पास्ट में भी कुछ अभाव नहीं था, तो वो फ्यूचर में जाएगा, क्या कल को अगर मेरे पास में ये नहीं रहा तो क्या होगा। मतलब अगर वो पास्ट में जाएगा, वो फ्यूचर में जाएगा, अभाव को ढूंढने के लिए वो हर स्थिति में जाएगा। और मन मन अगर पास्ट में गया अभाव को ढूंढने, तो आपको डिप्रेशन में ला देगा, अवसाद की स्थिति में लाएगा, डिप्रेशन। और मन अगर फ्यूचर में गया तो आपको एंजाइटी से भर देगा, चिंता से भर देगा। और इसीलिए यही पर भारत विश्व गुरु प्रभु होता है, क्योंकि भारतीयों ने ये कहा है कि मन को जीतना ही सबसे महत्वपूर्ण है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि अगर आपका ध्यान सांसों पर है, होने वाली सांस पर नहीं, अगर आपका ध्यान सांस पर है तो ये गारंटी है कि आपका मन विचलित नहीं होगा, अभाव नहीं ढूंढ पाएगा, और वो स्वतः शांत हो जाएगा। और वही तपस्या है। आप ये सोचिए, जहां शांति होगी, मैंने एक सेशन लिया था दिमाग का 100% इस्तेमाल, जहां शांति होती है ना, वहीं सबकॉन्शियस माइंड की कृपा शुरू होती है। किताबें पढ़ने से सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट नहीं होता है। सबकॉन्शियस माइंड मतलब आपके दिमाग का 90% हिस्सा। कुछ किताबें भी लिखी गई है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो अगर आप शांत हो गए तो आपका दिमाग 100% की तरफ जाने लगता है। सप्लीमेंट लेने से, बादाम खाने से, शंखपुष्पी पीने से दिमाग 100% काम नहीं करता, उसका शांत रहना बहुत जरूरी है। अशांत दिमाग कभी भी मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम नहीं कर सकता है। और जब जिसने शांति हासिल कर ली, आप ये पाएंगे कि उसकी जिंदगी में स्टील बॉडी यानी कि ताकतवर शरीर और शांत दिमाग, स्टिल माइंड स्वतः ही आ जाता है। तो ये सबसे बड़ी तपस्या है। शांति के समान कोई तपस्या नहीं है। भारतीयों ने सबसे पहले से समझा है, और किसी धर्म ने, आप किसी भी धर्म को जाके देख ले, मुझे माफ करिएगा, लेकिन हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में, जो भारत में पैदा हुए हैं, जो भारत के धर्म हैं, ये जिस लेवल की बातें करते हैं, उस लेवल पर पहुंचने के लिए, उस लेवल पर पहुंचने के लिए, उस लेवल की बातें समझने के लिए, करने के लिए, हर धर्म को अभी भी कई हजारों साल और लगेंगे। वो इतनी बात समझ ही नहीं सकते हैं। ज्यादातर धर्म उपासना खाने पीने तक सीमित है। कैसे खाना है, क्या पहनना है, कब उपवास रखना है, कब उपासना करनी है, बस बस। मन तक तो कोई पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि मन तक जो पहुंचा वो शांति के मार्ग तक पहुंचा। और यही खासियत है। इसलिए बाकी धर्मों को बहुत सारा समय अभी भी विकसित होने में लगेगा। खैर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, उसे त्याग देना चाहिए। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य एक राजा थे। पहले तो मैं गुरु की बात कर रहा हूं, गुरु की पावर क्या होती, इंपॉर्टेंस क्या होती। एक राजा थे।
लेकिन बात हम चाणक्य की कर रहे हैं, क्योंकि चाणक्य एक टीचर थे। कई लोग बोलते हैं कि वॉज ए किंग। अगर मैं आज अगर आपको ऑप्शन दूं कि आपको क्या बनना है, राजा बनना है कि टीचर बनना है, किंग बनना है कि गुरु बनना है, तो आप में से 99.99% लोग कहेंगे हमें किंग बनना है। कौन मास्टर बनेगा, क्या करना है मास्टर बन के। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज का सेशन चाणक्य के ऊपर हो रहा है, जो एक टीचर थे। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर थे, चंद्रगुप्त मौर्य महान थे, तो चाणक्य महान हो गए। ये तो बहुत बड़ा सच है। आपका शिष्य अगर टैलेंटेड ना हो, दमदार ना हो, मूर्ख हो, शक्ति ना हो, तो गुरु का भी नाम संभव नहीं है, गुरु का भी नाम रोशन नहीं हो पाता। ये तो बहुत बड़ा सच है कि पांडव 5 थे, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को चुना क्योंकि अर्जुन में दम था, एकाग्रता थी, शक्ति थी, फोकस था, कंसंट्रेशन था। खैर, तो हम चाणक्य की बात आज कर रहे हैं। लेकिन बात यह हुई कि अब आप इस बात पे बिलीव नहीं करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य आखिरी समय में उनमें जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट थे, और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आप को चाणक्य से अलग कर लिया था, और ये भद्रबाहु की शरण में चले गए थे कि भाई मुझे जीवन में शांति चाहिए, मुझे पॉलिटिकल अफेयर्स, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये देश को चलाना अब मेरी बस की बात नहीं है, मुझे जीवन में शांति चाहिए। और वो एक आध्यात्मिक गुरु की तलाश में चाणक्य की बात को मानते हुए आगे चले गए। चाणक्य ने कहा कि जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं उसे त्याग देना चाहिए, और कहीं ना कहीं वो भद्रबाहु के साथ में निकल लिए। तो मेरा यही कहना है, जब इंटरनेट का जमाना है तो हर तरफ शिक्षक हैं, अपना ज्ञान प्रचार प्रसार करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि इस इंटरनेट के युग में चीप हरकतें जितनी हो सकती है वो भी उनकी पराकाष्ठा हो रखी, वो भी अपने सर्वोच्चतम स्तर पर है, एवरेस्ट को छू रही है वो सब चीजें। और इसलिए आपको ये सोच समझकर गुरु का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट के समय में गुरु तो फ्री में मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपने गलत गुरु चुन लिए तो उससे महंगा कुछ और नहीं होता। गुरु फ्री में मिल जाएंगे, लेकिन जो शिक्षाएं अगर गलत हुई तो उससे महंगा कुछ साबित नहीं होगा। और आध्यात्मिक ज्ञान तो बहुत जरूरी है, क्योंकि शांति ये परम लक्ष्य होगा। अगर आप बहुत, जैसे मान लीजिए आपका लक्ष्य है कि मुझे पॉलिटिकल पावर चाहिए, शांति के साथ में अगर आपके पास पॉलिटिकल पावर आ गई और साथ में आप शांत हैं, तो मेरी नजर में आप सफल हैं। लेकिन आपने लक्ष्य किया कि मुझे जीवन में 100 करोड़ कमाना है और इससे लोगों की मदद करनी है, इसलिए 100 करोड़ कमाने। लेकिन ये 100 करोड़ कमाने के बाद आप 10 गोली रोज खा रहे हैं, आपको शुगर मैनेज करना पड़ रहा है, आपको बीपी मैनेज करना पड़ रहा है, आपको थायराइड के लिए गोली खानी पड़ रही है, तो मैं उसको सफलता नहीं मानता। मेरी नजर में तुम 60 साल, 70 साल, 80 साल जिए, 100 साल जिए और बिना गोली के जिंदा रहे, पूरी जिंदगी तुमने कोई गोली नहीं ली, तो मैं मानूंगा कि मेरी नजर में तुमने सर्वोच्च सफलता प्राप्त की। क्योंकि आज के समय में गोली के बिना जीना ही संभव नहीं है। तो शांति साथ में रहे, तुम्हें तुम्हारा जो लक्ष्य हो, अगर वहां शांति खत्म होगी तो फिर कोई मतलब नहीं। चाणक्य ने यह भी कहा कि जिंदगी में अगर आप दान करते हैं, दान किसी का भी हो सकता है, दान शिक्षा का हो सकता है, दान धन का हो सकता है, दान भोजन का हो सकता है, दान मधुर शब्दों का हो सकता है। जिंदगी में सबसे बड़ा दान है ये। क्यों? क्योंकि इसी बात को चाणक्य ने कहा है कि मधुर वचन बोलना दान के समान है, मधुर बोलने में कैसी गरीबी। और फिर जब मधुर वचन दान है तो यही दान दरिद्रता को खत्म कर सकता है। तो अपनी जिंदगी में दान को एक हिस्सा बनाने का प्रयास करें।
मैं एक चीज मानता हूं, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण मैं अपनी लाइफ में मानता हूं, वो क्या है? जो काले कुत्ते होते हैं, काले कुत्ते, है ना, ब्लैक डॉग, इस नाम से तो शराब भी आती है भारत में, तो वो ज्यादा प्रसिद्ध है। अगर ब्लैक डॉग बोलोगे तो लोग कहेंगे अच्छा स्कॉच की बात कर रहे हो, विस्की की बात कर रहे हो। मैंने पाया कि जिस भी इंसान की जिंदगी में, माफ करना अंधविश्वास नहीं है, जिस भी इंसान की जिंदगी में तनाव है, दुख है और चिंता है, वो इंसान अगर काले कुत्ते को रोटी खिलाता है, मैंने जिंदगी में काम किया है और ये पाया कि मैं अभूतपूर्व तरीके से शांत हो गया। मेरी जिंदगी में ये जो चीजें तुम आज देख पा रहे हो ना, मैं ऐसा नहीं था। एक समय था जब मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत ज्यादा एंजाइटी होती थी, न जाने ऐसा क्यों होता था, और ऐसा लगता था कि मुझे हार्ट अटैक आएगा। तो मैं एक बार, एक मनोचिकित्सक मेरे सीनियर हैं, उसी मेडिकल कॉलेज से बिलोंग करते हैं जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, मैं उनके पास में गया। मैंने उनको कहा कि मेरी ज़िंदगी में तो ये समस्याएं आ रही, लगता है कि हार्ट अटैक आएगा, सांस भरता है, एंग्जाइटी होती है। उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ लिख के दी। मैं बाहर आया, मैंने वो पर्चा फाड़ के फेंक दिया। मुझे अफसोस हुआ कि मैंने सीनियर्स की बेइज्जती कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उस दिन निश्चय किया था कि मुझे अब ज़िंदगी को बदलना है। और मैंने ज़िंदगी में जो जो अपनी लाइफ में चीज़ें इम्प्लीमेंट करी, सेल्फ लर्निंग से, बुक्स पढ़ के, बहुत सारी चीज़ें सीख के, अभ्यास करके, देख कर, वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मुझे पता है मेरे देश का युवा जूझ रहा है, उसको कोई संभालने वाला नहीं है, उसको कोई समझाने वाला नहीं है, उसको कोई बड़े भाई की तरह प्यार करने वाला नहीं है, उसको कोई शिक्षा देने वाला नहीं है। और मैं इसलिए चाहता हूँ कि मैं जो कुछ सीखा हूँ वो आप तक पहुँचाऊँ। क्योंकि मुझे पता है बहुत बार ऐसा होता है कि एक इंसान को अगर कुछ पता होता तो उसकी ज़िंदगी बच जाती, उसको भी कुछ आइडिया होता, उसको भी कोई गाइड करने वाला होता, तो ज़िंदगी में बहुत कुछ होता। तो मुझे ऐसा पर्सनल लेवल पर फील होता है कि मैंने जो कुछ सीखा मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, और शायद मैं भी एक तरीके से शिक्षा का दान कर रहा हूँ। खैर, और सीधी सी बात है, दरिद्रता तो खत्म होती है। आज जब हमने इस मिशन की शुरुआत की, हमारा लक्ष्य 10 करोड़ लोगों को जोड़ना है, उस दिन मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। आज 50,000 से ज़्यादा लोग जुड़ गए। तो ये जब इतना बड़ा परिवार बनता है तो ये भी तो अमीरी ही है। गरीबी और अमीरी, पुराने समय में अमीर किसको मानते थे? जिसका परिवार बड़ा होता था, जिसके पास पशुधन होता था। उस वक्त करेंसी नोट नहीं हुआ करते थे, है ना, म्यूचुअल फंड्स नहीं हुआ करते थे उस वक्त, या नोट नहीं हुआ करते थे, ये सब नहीं था। तो एफडी बैंक बैलेंस नहीं थे ये तब। तो परिवार बड़ा होना यानी तो इंसान अमीर तो हो ही गया है, उसमें तो कोई रत्ती बराबर का संदेह नहीं है। खैर, दुष्ट और सांप, इन दोनों में से सांप अच्छा है न कि दुष्ट? क्योंकि सांप तो एक ही बार डसता है, लेकिन दुष्ट पग पग पर डसता है। और मैं एक चीज आपको बता देता हूं, ये जो दुष्ट शब्द का मतलब है ना, उसका सीधा मतलब है आपका करीबी। या तो वो करीबी होने का दिखावा करता है, या आपसे क्लोजली एसोसिएटेड है। जो आपके करीब होगा ना, वही आपको मेंटली डैमेज करेगा, मानसिक रूप से आपको आघात देगा, मेंटली डैमेज करेगा। वही आपको फाइनेंशियली डैमेज करेगा, वही आपको फाइनेंशियल डैमेज देगा। और हो सकता है कि आपकी इमेज, आपकी रेस्पेक्ट, सबसे महत्वपूर्ण है ये, उसको भी डैमेज कर दे। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, मेंटल डैमेज और फाइनेंशियल डैमेज, इन दोनों से इंसान उठ सकता है। लेकिन अगर कोई आपका करीबी आपकी इमेज या आपकी रेस्पेक्ट को डैमेज कर दे रहा है, आपकी रेस्पेक्ट को बढ़ाने की जगह घटा दे रहा है,
घर में, आसपास, कहीं पर भी बेइज्जत करके, चुगली करके आपको नीचा गिराने का प्रयास कर रहा है, आपसे अनावश्यक फायदा लेने का प्रयास कर रहा है, तो दुष्ट आस्तीन का सांप है वो। सांप, सांप तो चाहे कोबरा ही क्यों ना हो, लेकिन आस्तीन का सांप बहुत खतरनाक होता है। सांप तो कुछ भी नहीं होता, आस्तीन के सांप से सावधान रहने की जरूरत है सभी को। तो अगर आपको लगता है कोई ऐसा है आपकी जिंदगी में, तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग उस राज्य के लिए, उस सल्तनत के लिए, उस परिवार के लिए, उस राजवंश के लिए खतरनाक होते हैं। ऐसे लोगों से दूर हो जाना चाहिए, जल्द से जल्द, इससे पहले कि आपको खत्म करें, उनसे दूर हो जाना चाहिए। खैर आगे चलते हैं। चाणक्य कहते हैं यहां से असली खेल शुरू होता है जो हमको समझने की जरूरत है। चाणक्य कहते हैं कि कोई भी इंसान जो अपने परिवार से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, उसको जिंदगी में दुख और पीड़ा ही मिलेगी, दुख और पीड़ा। तो जब कभी भी हमें हमारी जिंदगी में ऐसा मौका मिले कि हमें परिवार से दूर जाने का रास्ता मिल रहा है, वो किसी एजुकेशन की वजह से हो सकता है, शिक्षा के लिए हो सकता है, व्यापार के लिए हो सकता है, किसी काम के लिए हो सकता है, कोई टूर ट्रैवल के लिए हो सकता है। जब भी ऐसा मौका मिले कि उसमें परिवार से दूर जाना है, बिना सोचे वो काम त्वरित रूप से करना चाहिए, क्योंकि आप परिवार से जितना दूर जाएंगे, परिवार उतना ही आपको पास खींचेगा, उतना ही आपकी परिवार में इज्जत होगी। और इस दुनिया का इतिहास है, कुछ लोगों का इतिहास है दुनिया, जितनी आप संसार देखते हैं, हम सभी लोग मुश्किल से 50-60 लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, बाकी लोगों को भी इंक्लूड कर ले तो 500, इससे ज्यादा लोगों का इतिहास नहीं दुनिया। और आप ये मानकर चलिए कि इस दुनिया में जिसने भी इतिहास बनाया है, वो घर से बाहर निकल के बनाया है। क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप अनुशासित हो जाते हैं, डिसिप्लिन हो जाते हैं कि यार मैं घर छोड़ कर आया हूं, मुझे कुछ करना है, डिसिप्लिन रहना है, कोई पार्टी नहीं, कोई दोस्त नहीं, कुछ नहीं, बस काम पे फोकस करना है। अनुशासन आता है, और जब वो अनुशासन आप में आता है, जब आप घर छोड़ देते हैं, तो अनुशासन ही शासन करने की शक्ति आप में देता है। जिस इंसान को खुद पर शासन करना आ गया, वो दूसरों पर तो शासन कर ही लेगा। लेकिन जो खुद पर शासन नहीं कर पा रहा है, जो खुद इनडिसिप्लिन्ड है, 4 बोतल वोदका, काम मेरा रोज का, कोई मुझके ना रोके ना टोके, हाँ आंटी पुलिस बुला लेगी, पार्टी यूं ही चलेगी, एंड सो ऑन। डिसिप्लिन, क्योंकि क्या होता है, देखिए घर छोड़ना मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब आप कहीं पर भी, जिस भी एरिया में आप पैदा होते हैं, जहां पर भी आप पैदा होते हैं, वहां आपके मित्र बनते हैं। और मित्रों का एक ही काम है कि हम कैसे ना कैसे पार्टी की प्लानिंग कर लें, और पार्टी का एक ही काम है आपकी कैपेबिलिटीज को कम करना, क्योंकि ज्यादातर पार्टी नशे के इर्द गिर्द घूमती है। किसी पार्टी में ये नहीं होता कि भाई आइए जूस पीजिए, आइए ड्राई फ्रूट खाइए, उसमें बात यही होगी क्या है, छोटी गोल्ड फ्लेक पीते हैं, हाँ छोटी गोल्ड फ्लेक पीते हैं, या फिर पार्टी में बात यही होगी कि दारू चलेगा, सुट्टा चलेगा। दुनिया का इतिहास, जब भी आपको निमंत्रण मिलेगा, वो निमंत्रण कमजोर बनाने के लिए दिया जाएगा, शक्तिशाली बनने के निमंत्रण नहीं दिए जाते हैं। वो खुद को ही, खुद के लिए, खुद के लिए, खुद को ही अनुशासित होने पर मिलते हैं। निमंत्रण हमेशा एक चीज के लिए मिलेगा कि आओ बर्बाद होने की शुरुआत करते हैं, आओ कमजोर होने की शुरुआत करते हैं, आओ शौक बड़ी चीज है, जिंदगी तो चलती रहेगी। लेकिन जब आप परिवार से दूर जाते हैं, उस एरिया से दूर जाते हैं, तो आप रिश्तेदार, मित्र, माँ बाप, भाई बहन सबसे दूर जाते हैं, और आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। आप ये समझ जाते हैं कि जीवन में जब एकाकीपन है, अकेलेपन और एकाकीपन में अंतर है, तब एकाकीपन आपकी जिंदगी में होगा, डिसिप्लिन होगा,
क्रिएटिविटी होगी, नई थिंकिंग होगी, तभी आप कुछ कर पाएंगे। इसे समझ लें। इसलिए हमेशा हमेशा अटैचमेंट को खत्म करना चाहिए, डिस्कार्ड करना चाहिए अगर किसी को खुश रहना। तो कि घर परिवार जब बड़ा होता है तो उसमें कुछ ना कुछ समस्याएं हर वक्त चलती ही रहती है, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा हर वक्त। डी अटैच। और कोशिश करो कि जब आप घर से बाहर आ गए तो अपने परिवार, अपनी फैमिली को बड़ा मानो, बड़ा मानो। आज हम एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर रहे हैं तो इसलिए उस इंसान ने हमारे देश को परिवार माना। ऐसे नहीं है कि 2 4 5 लोगों तक ही हमारा परिवार सीमित, नहीं, कतई नहीं। लेकिन जिंदगी में जब भी शिक्षा के लिए मौका मिले घर छोड़ने का, छोड़ दो। मैं फिर कह रहा हूं, घर छोड़ने से आज तक कोई नहीं पछताता है, घर में रहने वाले लोग पछताते हैं, घर छोड़ने वाले लोग कभी भी नहीं पछताते हैं। इस बात को लिख लेना। और एक और चीज, आपने कॉलेज में जो भी शिक्षा हासिल की है ना, कॉलेज में, स्कूल में, कॉलेज में, उससे 10 गुना शिक्षा, 10x आपको यात्रा से मिलेगी। यात्रा से मिलेगी, नए लोगों से मिलने से मिलेगी। आज अगर भारत में देखा जाए तो गुजराती लोग सबसे आगे, ठीक है, गुजराती लोग भारत में सबसे आगे। आप ये देखना कि गुजराती लोग सबसे ज्यादा यात्रा करते हैं, यात्रा अलग अलग जगह की सीखते हैं। अब तुम गुजरातियों के बारे में जो कहो कहो, लेकिन महात्मा गांधी गुजराती, मोदी अमित शाह गुजराती जो भी देश पे शासन कर रहे हैं, अंबानी अडानी गुजराती। अब तुम इनके आगे चाहे जो लगा दो, किसी को ये बेकार लगते होंगे, कोई कहेगा कि लुटेरे हैं, ये हैं, वो है, ना जाने क्या क्या बोल सकते हैं आप, लेकिन ये देश के नामी लोग हैं। और गुजरातियों से हमें एक बात सीखनी चाहिए कि जिंदगी में जितना संभव हो सके यात्रा करनी चाहिए। जो भी इंसान घर से बाहर निकला है, मैं आपको सच बता रहा हूं, उस इंसान ने जन्मदिन को जयंती में परिवर्तित किया है। अगर किसी बड़े मिशन को साथ में लेकर निकला है तो उस इंसान ने जब अपने घर के मार्ग को छोड़ा है, बाहर जाकर उसका स्मारक बना है। तो जितना संभव हो सके, जब भी यह संभव हो पाए, तो हम हमारे छोड़ दें, घर को छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। द बिगेस्ट गुरु मंत्र जो ये कह रहे हैं, अब ये चाणक्य क्या कह रहे हैं? चाणक्य ये संदेश दे रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य को कि बाबू तुम होंगे सम्राट, लेकिन अगर तुमने खुद के सीक्रेट किसी को बताए तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे। क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं हमला करने का। पुराने समय में राज्य नहीं होता था, राजा नहीं होता था, वो जंगल था। किसी की बाउंड्री यहां तक, किसी की बाउंड्री यहां तक, किसी की बाउंड्री यहां तक, जंगल था। और उसमें कौन कब हमला कर दे कुछ नहीं पता है, कोई श्योरिटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है कौन कब हमला कर देगा। और कभी कभार संधि होती थी, बीच में ट्रीटी होती थी, संधि होती थी, तो संधि तब तक चलती थी जब तक दोनों की ताकत बराबर है। जिस दिन कोई दूसरा ताकतवर हो गया, संधि खत्म, हमला। ये राज्य भी हमारा है। सीक्रेट अपने किसी को नहीं बताने। सीक्रेट कौन से? जो इन्होंने कहा वो ये कहा कि भाई हमारी सेना कैसे ट्रेन करती है, हमारी सेना की स्ट्रेटेजी क्या है, हमारी सेना में कितने लोग कैसे काम करते हैं, किसका क्या रोल है। खैर ये हमारे लिए वैलिड नहीं होगी। यहां मैं सीक्रेट की बात कर रहा हूं। अभी क्या होता है, जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक का जमाना है। लोग क्या करते हैं, जैसे कोई
साधारण भाषा में इस्तेमाल करूं, जन भाषा में, हाँ, कि कोई किससे मिल गया, रिश्ता बन गया, एक निब्बा एक निब्बी, हाँ, वो क्या करेंगे, पासवर्ड शेयर कर देंगे कि आज से हम दोनों एक, हमारा रिश्ता 7 जन्म का। या फिर न्यूड फोटोग्राफ शेयर कर देंगे। ये आपके सीक्रेट्स है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, जिंदगी में जब भी आप कुछ ढंग का बनने का प्रयास करोगे, उस स्तर से ऊपर उठने का प्रयास करोगे, अपनी जिंदगी में सक्सेस की तरफ जाओगे, ये लोग उसका मिसयूज करेंगे। सीधा मतलब यह है कि आप जब भी किसी इंसान के स्वार्थ से बाहर जाकर अपना कुछ जीवन में भविष्य की प्लानिंग करेंगे, ये लोग आपके इन्हीं सीक्रेट्स का मिसयूज करके आपके ऊपर हमला करेंगे। आप देख लेना, कभी भी देख लेना। एक चीज ऑब्जर्व करना, जैसे मान लो बहुत सारे राज्य हुए, बहुत सारे एम्पायर हुए, कहीं पर भी ऐसा राजा था, कमजोर था, लंगोट का कच्चा था, स्त्री मोह में फंस गया, काम वासना में निपट गया, सेक्स की लालसा में ही खत्म हो गया, आप देखना वो राजा कभी भी लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया। क्योंकि उसका सीक्रेट सबको पता होता था कि इसके लिए ये काम कर दो, खत्म है इसका खेल, इसके लिए ये काम कर दो, इसका ये जुगाड़ कर दो, इसका खेल खत्म है। डिसिप्लिन नहीं थे वो लोग। तो अगर आपको जो लगता है कि आपकी जिंदगी में ये कोई सीक्रेट है जो किसी को पता नहीं होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए। मान लेते हैं कि आप किसी एग्जाम के टॉपर बन गए, या घर में सब आपकी बात मानते हैं, घर में आपकी चलती है, तो क्यों चलती है, आप टॉपर क्यों बन गए, आप अल्ट्रा सक्सेसफुल क्यों हो गए, कैसे आप सफल हुए। हाँ, गाइड सबको करो, लेकिन अपने सीक्रेट किसी को देकर आप अपने लिए दुश्मन तैयार कर रहे हो। ये बात ध्यान रखना, अपनी लाइफ में बहुत क्लियर रखना, ये बात ध्यान रखना कि कमजोर लोग जिनके सीक्रेट सबको पता होता है, क्योंकि आपका सीक्रेट ही तो आपकी शक्ति है। जिस दिन वो पता लग गया, खेल खत्म। कोका कोला कंपनी है, कोका कोला में क्या है, कोका कोला में क्या है, पानी है, पानी है, शुगर है, CO2 है, हाँ, और शुगर को न्यूट्रलाइज करने के लिए फास्फोरिक एसिड यूज करते हैं। फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड लिखा नहीं रहता, लिखा उस पर रहता है शायद E33। वो E33 क्या है, वो फास्फोरिक एसिड है। लेकिन कोका कोला का एक सीक्रेट फॉर्मूला है, हाँ, फास्फोरिक एसिड लिख देंगे तो लोग पिएंगे नहीं ना, ये इसमें एसिड है यार, फास्फोरिक एसिड है, उससे अपने फास्फोरस कम होता है, दांत खराब होते हैं, हड्डियां खराब होती है, E33 लिख देते हैं। लेकिन इसकी एक सीक्रेट रेसिपी, और इसी के दम पर ये कंपनी $1 बिलियन कंपनी है, खरबों का कारोबार है इसका। लेकिन ये किसी को सीक्रेट दे दें तो कारोबार रहेगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। तो हमें ये समझ लेना है कि सीक्रेट, कोई भी सीक्रेट आपका, चाहे पढ़ने का तरीका हो, खाने का तरीका हो, मेरा तो कोई सीक्रेट बचा नहीं, मैंने तो आपको अपना सब कुछ दे दिया है। जितना मुझे आता जाता है मैं आपको सिखाता जाता हूँ, क्योंकि मेरे सीक्रेट देश को ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी बनाने के काम आएंगे, ये तय है। मुझे आप लोगों से जीतना नहीं है, आप लोगों के साथ आगे बढ़ना है। राज करने की पहली शर्त है ये, ट्रस्ट नो वन एक्सेप्ट योर सेल्फ। क्योंकि पता है क्या होता है, जब तुम किसी दूसरे पर भरोसा करते हो तो तुम प्रयास करना कम कर देते हो, और जब तुम प्रयास करना कम कर देते हो तो तुम शिकार करना भूल जाते हो, और जब तुम शिकार करना भूल जाते हो तो जिसको शिकार करना नहीं आता वो राजा किस बात का, और फिर राजा को चुनौतियां मिलना शुरू होती है। किंग बनने की शर्त तो यही है कि अपने आप को धार देते रहो, क्योंकि युद्ध होकर रहेगा। विराम कुछ समय की बात है,
युद्ध तो होगा, लड़ाई तो होगी, संघर्ष तो आएगा, लेकिन तुम तैयार हो कि नहीं? तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कॉन्सेप्ट ये है, तुमने भरोसा किया क्यों? ताकि तुम थोड़ा आराम कर पाओ। तुम जब भाई अब मेरा काम ये कर लेगा, मैं आराम कर, आराम तुम जैसे ही करने गए तुम्हारे प्रयास कम, और प्रयास कम मतलब तुम शिकार करना भूल गए। तो अगर इसको शिकार करना ही नहीं आता तो मैं इसको राजा क्यों मानूं? ये राजा नहीं है, ये राजा नहीं है। हमेशा खुद को धारदार रखो। धारदार कैसे? अच्छा खाओ, क्योंकि तुम कमजोर पड़े, शिकारी घूम रहे हैं हर तरफ, कमजोर पड़े तुम शिकार बन जाओगे। अच्छा खाओ, बहुत जरूरी। पसीना बहाओ, पसीना बहाओ, पसीना बहाओ। अच्छे से सो, अच्छे से सोना है। और जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आप पढ़ाई करते हो, प्रोफेशनल हो, जो भी काम करते हो, उस काम को पूरे शिद्दत से, पूरे जुनून से करो, शिद्दत से करो। एक पूछ रहे हैं कि आप क्यों खुद के सीक्रेट्स बता रहे हैं? क्योंकि चाणक्य ने भी चंद्रगुप्त मौर्य को सारे सीक्रेट्स बता दिए थे। चाणक्य के ऊपर थोड़ा हमला कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। मैं तुम लोगों को सीक्रेट अगर बता दूंगा तो तुम मेरे ऊपर हमला कर दोगे? अपने आप को तैयार रखो। मैं फिर कह रहा हूं, युद्ध का विराम कभी नहीं होगा। ये बात चाणक्य ने भी कही है, ये चाणक्य ने भी कही है। वॉर इज परमानेंट, युद्ध तो होकर रहेगा। वॉर इज परमानेंट। भारत के साथ में कभी चाइना आग दिखाता है, कभी पाकिस्तान नेतागिरी करता है। युद्ध अटल सत्य। तुम्हारी जिंदगी में भी लगातार समस्याएं आती रहेगी, कभी क्या, कभी क्या, कभी क्या। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये दुआ करो कि हे ईश्वर समस्या मत देना, ताकतवर बनाओ। कुछ ऐसी न्यूज सुनी कि ये हो गया, चक्कर खा के गिर पड़े, तुम्हें तुम्हारे पास फोन क्यों आया? हाँ भाई, फोन आया कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। फोन आया कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया और तुम चक्कर खा के नीचे गिर गए। अरे भाई का एक्सीडेंट हुआ, हो सकता है उसको खून की जरूरत हो, तुम खुद पहले शहीद पड़े हो, वो तुम्हारी जिंदगी का एक युद्ध है। तुम्हारे भाई पर हमला हुआ है, एक्सीडेंट हो गया है, युद्ध तो तुम्हारा शुरू हो गया, लेकिन तुम इतने कमजोर सैनिक हो कि तुम पहले ही गिर गए। क्या निहाल करोगे तुम? वॉर इज द परमानेंट स्टेट अफेयर। युद्ध कभी नहीं रुक सकता। पीस इज जस्ट ए इंटरवेल। शांति सिर्फ इंटरवेल है, युद्ध तो चलेंगे। शक्ति चाहिए उसके लिए, शक्ति। तीन चीजों पर इन्वेस्टमेंट कभी नहीं रुकना चाहिए, तीन चीजों पर। बॉडी, ब्रेन। अभी जो तुम्हारा, तुम इस सेशन को देख रहे हो, तुम यहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। और बैलेंस यानी कि पैसा। स्टूडेंट लाइफ है तो विद्या, बुद्धि बोल सकते। तीन चीजों पर, बी फॉर बॉडी, बी फॉर ब्रेन, बी फॉर बुद्धि, इन तीनों पर इन्वेस्टमेंट चलते रहना चाहिए। बिकॉज वॉर इज परमानेंट स्टेट अफेयर, पीस इज इंटरवल। तो जब पीसफुल टाइम है तो शक्ति को बढ़ाओ और अपने आप को तैयार करो युद्ध के लिए। ये चाणक्य कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को कि अगर शांति है तो ये मत समझना कि शांति हमेशा रहेगी, युद्ध होगा। तुम अगर शेर भी हो तब भी गीदड़ हमला करेंगे, अपने आप को शेर साबित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब तुम शेर हो तो सिर्फ शेर मत रहो, ताकतवर शेर बनो, ताकि कोई हमला करने से पहले 10 बार सोचे। इस घमंड में ना जियो कि मैं तो राजा हूं, मैं तो शेर हूं, कौन हमला कर सकता है। अगर तुम ताकतवर नहीं बन रहे हो, इस चीज को समझ लो, अगर तुम ताकतवर नहीं बन रहे हो तो ताकत तुमसे क्षीण हो रही है, तुम कमजोर हो रहे हो। या तो ताकत को अपने में समाहित कर लो या फिर ताकत अपने आप बाहर जा रही है।
ताकत रुकती नहीं है, ताकत रुकती नहीं है, विद्या भी नहीं रुकती। या तो आ रही है या सब भूले जा रहे हो, या तो आ रही है या सब भूले जा रहे हो। अपने आप को शक्तिशाली बनाने पर काम करो, क्योंकि वॉर इज ए परमानेंट स्टेट अफेयर। युद्ध कभी रुक नहीं सकता। कभी तुम्हें ध्यान चला कि पापा की तबीयत खराब नहीं, पापा को एकदम से कुछ डायग्नोस हो गया और अब घर में तो हालात खराब है, अब करे तो क्या करें, जाए तो जाए कहां। मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट कनेक्टेड है। एक मेरी स्टूडेंट है, नाम नहीं लूंगा उसका, अगस्त महीने में, अगस्त 2023 में उसके फादर की डेथ हो जाती है। क्या हुआ? जिंदगी में एक युद्ध छिड़ गया। युद्ध, तलवारें लेके आना युद्ध नहीं होता कि सामने वाला तलवार लेके आए तुम तलवार लेके आए, ये युद्ध नहीं है। फादर की डेथ हो गई, युद्ध छिड़ गया। उस इंसान ने इसी साल जेई एडवांस क्रैक किया है, इसी साल। बात सिर्फ इतनी सी है, वॉर इज, खून बहना वार नहीं होता है दोस्त। जिससे भी आपको तनाव हो रहा है, जिससे भी आपको बेचैनी हो रही है, जिससे भी आपको समस्या हो रही है, वो सब युद्ध है। और अपने आप को शक्तिशाली नहीं बनाओगे तो युद्ध आपको मिटा देगा। खैर, ट्रीटीज आर जस्ट ट्रीटीज। संधि सिर्फ संधि है। चंद्रगुप्त मौर्य, जब सिकंदर महान जिसको कहा जाता है, जब उसकी मृत्यु होती है तो चंद्रगुप्त मौर्य एक सेना तैयार करता है चाणक्य के निर्देशन में और नंद वंश का खात्मा करता है और आसपास के सारे एरियाज को जीतते हुए सम्राट बन जाता है। संधि तो बस संधि है, एक दिन टूटेगी। हिटलर ने तो इसी थीम पे काम किया। हिटलर ने इसी थीम पे, हिटलर, कई लोग हिटलर को सबसे खूंखार व्यक्ति कहते हैं, बेइज्जत करते हैं और बदतमीज से इसका नाम लेते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, हिटलर वो द मोस्ट डिसिप्लिन पर्सन। जिस दिन उस इंसान ने सुसाइड किया, उस दिन भी वो इंसान सुबह 3:30 उठा था। ये डिसिप्लिन था उसमें, ये डिसिप्लिन था। आप दुनिया में जिस भी इंसान का नाम सुनते हो कि इस इंसान ने शासन किया, तो भाई शासन एक ही दम पे होता है, अनुशासन। जिसमें अनुशासन नहीं है वो शासन नहीं कर सकता। जिसको गद्दी चाहिए, जिसको पद चाहिए, उसे अपने घर की सैलो की या नील कमल की कुर्सी पर 10 से 12 घंटे बैठ के घिसवाना पड़ेगा। जो चमक घिसवाने से हासिल होती है वो चांदी या सोने की चमक से हासिल नहीं होता। जो पसीने की चमक होती है, जो घिसवाने की चमक होती है, जो बैठकर एक फोकस के साथ में, एकाग्रता के साथ में, तन्मयता और समर्पण के साथ में मेहनत करने से जो चमक आती है, जिसे पद चाहिए, जिसे शक्ति चाहिए, जिसको कुर्सी चाहिए, उसको कुर्सी पे बैठना पड़ेगा। ये तय है, ये तय है। तो हमें अगर शासन करना है तो अनुशासन में रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही संधि तो संधि है, एक दिन टूटनी है। जो ही कोई स्ट्रांग बनेगा वो तुम्हारे पर हमला कर देगा। जैसे ही किसी के जीवन में मजबूती आएगी वो तुम्हारे पर हमला करेगा कि नहीं, मारो, ये तय है। तो अगर तुम ये सोचते रहोगे कि मैं शेर को नहीं खाता हूं तो शेर मुझे भी नहीं खाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। हम पड़ोसी के साथ सीधे हैं तो पड़ोसी भी हमारे साथ सीधे रहेंगे। जब उनको मौका मिलेगा सब कुछ छीन लेंगे, तुम्हारा जमीन छीन लेंगे, इज्जत छीन लेंगे, बदतमीजी करेंगे, पार्किंग को लेकर लड़ाई होगी। लेकिन तुम घर में शक्तिशाली बने तो उनकी औकात नहीं होगी कि तुम्हारा कुछ कर ले। इस चीज को समझ। भारतीय वो भी है, हमें तो तहजीब से रहना है, लेकिन तहजीब से लोग रहने तभी देते हैं जब तुम्हारे पास में पावर हो, शक्ति हो। ये चाणक्य की बातें मैं बता रहा हूं तुम्हें, मेरी बातें नहीं है।
इज्जत से लोग जीने तभी देते जो आपके में शक्ति हो। कमजोर लोगों को तो हमेशा हमेशा परेशान किया जाएगा। जिस सांप में जहर नहीं होगा लोग उसके साथ खेलने लगेंगे, जिस सांप में जहर नहीं होगा उसको लोग गले में टांक लेंगे, अपने आप को भोलेनाथ समझने लगेंगे। जो सांप भोला है वो दूसरों को भोलेनाथ बनाएगा। तो हमें यह समझना है, शक्ति, पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीस, जो मैं बात कह रहा था, शांति सबसे बड़ी तपस्या है। शांति की शर्त ही पावर है, बिना इसके तो शांति संभव नहीं है। खैर, एक चीज समझ लो, जिसके गोल निश्चित नहीं है वो कभी नहीं जीत सकता। भारत के 90% लोग ऐसे हैं जो जवान हैं, जो यंग हैं और के गोल डिफाइंड नहीं है। देखो, दो टाइप के गोल होते हैं। एक शॉर्ट टर्मल गोल, जिसको आप डे टू डे गोल बोल सकते हैं, डे टू डे या वीकली टू मंथली गोल। और एक होते हैं लॉन्ग टर्मल गोल, लॉन्ग टर्म गोल जो आपके लाइफ टाइम गोल्स है ना, लाइफ टाइम गोल्स। हम हमेशा इसकी बात करते हैं ये, जबकि ये गोल है ही नहीं, ये तो प्रोसेस है। गोल तो ये है, जब आप इसको फॉलो करते हो तो ये हासिल होता है, ये तो पाथ है, ये तो एंड है ये। और ये हमें डेली बेसिस पर लिखना पड़ेगा। DWR, अभी रिसेंटली मैंने एकलव्य के नाम से एक मेंटरशिप स्टार्ट किया है, जिसमें लोग मुझे रिपोर्ट करना शुरू किए कि भाई आज मैंने क्या किया, मैंने आज क्या किया, व्हाट आई डिड, मैं कल क्या करूंगा, व्हाट आई विल, आज का मेरा अचीवमेंट क्या है, क्या मैंने ऐसा किया जो बेहतरीन था, और क्या मेरा रिग्रेट, क्या मेरा पश्चाताप है जो मुझे नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके लॉन्ग टर्मल गोल डिफाइन नहीं है, अगर आपके गोल्स डिफाइन नहीं है, तो आप मारे जाएंगे। गोल मस्ट बी डिफाइंड क्लियरली कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। एक कह रहा है कि विल पावर को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने का सीधा रास्ता है वो विल पावर, कुछ करने की क्षमता। करना क्या है वो तो लिखो। एन इडियट विद ए प्लान कैन डिफीट ए जीनियस विदाउट द प्लान। लिखो। मैं आपको फिर कह रहा हूं, चाणक्य नीति आज तुम इसलिए पढ़ पा रहे हो क्योंकि चाणक्य ने नीति लिखी थी। हो सकता है कि इससे पहले चाणक्य से भी बड़े विद्वान लोग हुए हों, लेकिन उनकी नीति कोई नहीं पढ़ रहा है क्योंकि लिखी ही नहीं गई है। अपनी डायरी लिखो। उस डायरी में तुम ये भी लिख सकते हो कि मैंने आज क्या सीखा है, क्या मैंने नया सीखा, क्या मैंने बेहतरीन सीखा। हमें यह समझ लेना है कि हमें हमारी जिंदगी में, मैं आपको फिर कह रहा हूं, भटकते रहोगे, भटकते रहोगे, अटकते रहोगे और जीवन भर लटकते रहोगे, कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। निर्णय सबसे पहले होना चाहिए कि जिंदगी में करना क्या है, और शांत मन से लेना है, शांत मन से, शांत मन से। एक बात ध्यान रखो कि ज्ञान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। चाणक्य ने हमेशा हमेशा कहा, उन्होंने नॉलेज को कामधेनु तक कहा कि असली कामधेनु जो है ना वो ज्ञान है, क्योंकि आप जहां जाओगे वहां आपको सब कुछ देगा। इज्जत देगा, पहचान देगा,
सम्मान देगा, धन देगा, ज्ञान आप में होना चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज का ज्ञान हो। अगर आपके पास जिंदगी में ज्ञान है तो उससे बड़ी शक्ति, दिस इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग। उनका कहना है कि लोग बाग मानते होंगे कि हीरा, पन्ना, चांदी, सोना माना कि कीमती है, लेकिन ये सबसे ज्यादा कीमती नहीं है। विद्या के दम पर, ज्ञान के दम पर इनको खरीदा जा सकता है। इससे पावरफुल चीज कुछ मेरे को भी लगती नहीं। आज अगर हम एपीजे अब्दुल कलाम का सम्मान करते हैं, उनकी वैल्यू करते हैं, तो क्यों करते हैं? नॉलेज। मुझे माफ करिएगा, मैं शायद कोई गलत एग्जाम्पल ले रहा हूं, लेकिन मान लेते हैं कि हमारे देश में एक ये शख्स है, ये बहुत प्रचलित है ना, चाय वाला तो हमारे देश में कोई भी हो फेमस हो ही जाता है। इनको जानते हैं सब, थोड़ा बहुत पैसा भी कमाया इन्होंने, लेकिन जब आप इनको देखते हैं तो क्या आपके मन में सम्मान की भावना आती है? क्या आपके मन में ऐसे ख्यालात आते हैं कि मुझे इनके जैसा बनना है? हो सकता है कि उस इंसान ने पहचान कमाई हो। सम्मान और पहचान में उतना ही अंतर होता है जितना कि एक जनरल और एक एसी के डिब्बे में होता है। होते पास पास में है, लेकिन वहां से वहां तक जाना पूरी जिंदगी लग जाती है। पता है, जनरल का डिब्बा और एसी का डिब्बा पास पास में होते हैं, लेकिन उस ट्रांजिशन में जिंदगी बीत जाती है। बस यही अंतर होता है। पहचान आपको मिल गई, लेकिन सम्मान ये नॉलेज मांगेगी। तो ये थोड़ा सा अंतर है। मान लो मुंबई में एक प्रसिद्ध सर्जन है, दिल्ली में मान लेते ना, एक प्रसिद्ध सर्जन है, ठीक है। अब उनके पास हो सकता है वो इतना ज्यादा ऑपरेट करते हो कि उनके पास इससे बहुत ज्यादा पैसा हो, बहुत ज्यादा। माना कि इंटरनेट पे नहीं है तो हो सकता है थोड़ी पहचान कम हो, लेकिन सम्मान इनसे कई गुना हो। तो मेरा, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, किसी व्यक्ति ने आज के कई साल पहले एक बात कही थी कि एक समय ऐसा आएगा कि 1 मिनट के लिए या 30 सेकंड के लिए हर कोई वायरल हो पाएगा या हर कोई पहचान बना पाएगा। वो समय चल रहा है। पहचान बनाना और सम्मान हासिल करना आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। दैट इज अप टू यू, दैट इज अप टू यू। मान लो आप इंटरनेट पर किसी एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो गालियां देता है। जब वो गालियां देता है तो आप उसको जानते हैं, बेशक आप उसको जानते होंगे, लेकिन क्या आप कभी ऐसा सपना पालते हैं कि मुझे इसके जैसा बनना है? क्योंकि उस इंसान ने पहचान कमाई, सम्मान नहीं कमाया। जब तक जो इंसान आपके दिल में सम्मान नहीं कमाएगा, आप उसके ऐसा नहीं बनना चाहें। तो महत्वपूर्ण दोनों बातें। खैर, एजुकेशन, नॉलेज उसके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अब मैं फिर उसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे मान लो बिल गेट्स डोली चाय वाले के पास में आए कि भाई चाय पिलाओ। उन्होंने चाय पिलाई। लोगों ने क्या बोला? लोगों ने कहा कि भाई बिल गेट्स इतना बुद्धिमान व्यक्ति इसके पास में कैसे पहुंचा? तो इस व्यक्ति के पास में सम्मान है और इस इंसान ने उससे पहचान भी बनाई है। नॉलेज है, सम्मान है, पहचान। इसके पास में सिर्फ पहचान है। और हो सकता है कि जो पहचान बिना सम्मान के होती है, जिसकी नींव सम्मान नहीं होती, ऐसी पहचान कुछ समय के लिए टिकती है और फिर चली जाती है। तो आप देखिएगा कुछ ही समय में इनकी पहचान चली जाएगी, क्योंकि इनकी नींव सम्मान नहीं है, थोड़ा अंतर होता है। खैर, आगे चलते। एक और चीज समझिए। चाणक्य ने बात भी कही है चंद्रगुप्त मौर्य को कि चंद्रगुप्त, दुनिया में इंसान को ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए, ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए। क्योंकि जंगल में जब लोग लकड़हारा लकड़ी काटने जाता है
तो सीधे पेड़ को सबसे पहले काटता है, सबसे पहले। और मेरा ये मानना है, थोड़ा सा इस चीज को आप लोग समझिएगा, मेरा मानना है कि हमें, अब देखो लोग कैसे कंफ्यूज हो जाएंगे, जब मैं कहूंगा स्ट्रेट ट्रीज तो लोग समझेंगे कि हमें भी बदतमीज होना पड़ेगा, हमें बदतमीज होना चाहिए। ना ना ना, इसका मतलब ये नहीं है। हमें हर वक्त हर बात नहीं बोल देनी चाहिए। बदतमीज होने का मतलब नहीं है इसका कि हमें सीधे नहीं होना है, हमें बदतमीज होना है, हमें गाली देना है, हमें कूल होना है, हमें सिगरेट पीनी है, हमें दारू पीनी है, हमको यहां पट्टा बांध के बाल लंबे करके घूमना है, ये नहीं है इसका मतलब। स्ट्रेट ट्रीज, और मैं कहता हूं कि जो सीधे लोग हैं, सीधा नहीं है, अपने को थोड़ा चालाक बनना। अब चालाक कैसे बनते हैं वो भी समझ लो। चालाक कौन है? जो चुप रहता है वही चालाक है। समय आने पर बोलता है, खुद की बात आने पर बोलता है, खुद की बात आने पर बोलता है, बात आने पर बोलता है, वो चालाक है। हर वक्त जो बड़बड़ाता रहे वो तो बेवकूफी है, क्योंकि बहुत बड़ा सच, जब जुबान का दिमाग से कनेक्शन कट जाता है तो इंसान कुछ भी बोलता है, और इतना बोलते 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 वो सारे खुद की सारी बातें बोल देता है, खुद के सारे सीक्रेट बोल देता है, सब कुछ बोल देता है। लोग उसको पागल बोलते हैं, बेवकूफ बोलते हैं, और कहते हैं कि यही है वो। हाँ, एक तो आजकल एक शब्द चल रहा है कि इसका कट गया, उसका कट गया, तो चाणक्य ने भी इस शब्द पर गौर किया है। देखो, हाँ, उन्होंने कहा कि पेड़ वही कटेगा जो सीधा है। और आज के समय में तो वो एक कहावत है ना कि आज के समय में एक नाई, एक वो प्रोफेशन बचा है जो पूछ के काट रहा है कि कितना काटना है, बाकी सब तो बिना पूछे काट रहे हैं। और यही बात फिर चाणक्य ने कही है कि ये तो नियम है, लोग बदल जाते हैं समय के साथ में, चिंता मत करना, क्योंकि ये नियति है, परिवर्तन नियम है। और परिवर्तन, क्योंकि हम जब जलाए जाएंगे तो मिट्टी में दफन हो जाएंगे, फिर उसी मिट्टी में कोई खेलता हुआ नन्हा बालक उसी मिट्टी में उगे हुए पेड़ को, पौधों को खा खा कर वापस बड़ा बनेगा, फिर वो भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। तो परिवर्तन तो नियम है। परिवर्तन नियम इस बात का भी है कि लोग बदलेंगे, लोग बदलेंगे, लोग बदलेंगे, तुम्हें धोखा देंगे, घबराना मत। क्योंकि लोग क्यों बदलेंगे? क्योंकि उन्हें कोई अच्छा मिल गया होगा, उन्हें कोई और अच्छा मिल गया होगा। लेकिन तुम खुद को सर्वोत्तम बना लेना, ताकि तुम्हारा कंपटीशन किससे बचे ही ना। और यह प्रयास तो तुम्हें करना पड़ेगा, तुम खुद को सर्वोत्तम बना लेना। इस चीज को तय मानो। जब मैं आजकल कुछ लोगों को देखता हूं कि एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों आपस में मिल ली। अब लड़का जो होता है वो पूरा समर्पित हो गया, सुबह से शाम तक इसी के बारे में सोच रहा है, हर वक्त इसी के बारे में सोच रहा है, रात को सो भी नहीं रहा है, फोन चालू रख रहा है, बोल दे रहा है लड़की को कि जानू आप सो जाओ लेकिन फोन चालू रखना, मुझे आपके सांसों की आवाज सुननी। और एक वक्त ना वो सो पा रहा है, ना वो खा पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है। एक दिन हर तरीके से कमजोर हो गया, पढ़ाई में कमजोर हो गया, शरीर से कमजोर हो गया, दिमाग से कमजोर हो गया, और ये तितली उड़कर किसी दूसरे फूल पे बैठ गई। अब ये पागल हो जाएगा। तितली तो उड़ेगी, तितली तो उड़ेगी। माफ करना मुझे अगर मैं किसी की भावनाओं को आहत कर दे रहा हूं, तो मुझे माफ करना। तितली उड़ेगी, भंवरा भी उड़ सकता है, इस ख्यालात में मत रहना, भंवरा भी उड़ सकता है, लेकिन भंवरा थोड़ा सा कम उड़ता है, लेकिन तितली उड़ेगी, भंवरा भी उड़ेगी। एक चीज समझ लो, अगर तुम खुद पर इन्वेस्टमेंट करना, तुम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ मत लगाओ, शेयर मार्केट में लगाओ मत लगाओ, किसी और चीज में लगाओ मत लगाओ, जिस दिन तुमने खुद को शक्तिशाली बनाना बंद कर दिया, उस दिन लोग तुम्हें छोड़ना शुरू कर देंगे। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ रहें, तुम्हारे साथ में बने रहें, तो ताकतवर बनाओ, अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। कमजोर लोगों को छोड़ा जाता है और खदेड़ा जाता है,
ताकतवर लोगों को कोई नहीं छोड़ पाता है, हर तरीके से, क्योंकि ये नियम है। एक बहन शक्तिशाली भाई चाहती है, माँ बाप शक्तिशाली बेटा चाहते हैं, शक्तिशाली बेटी चाहते हैं, पत्नी शक्तिशाली पति चाहती, पति शक्तिशाली पत्नी चाहता है, सबको ताकत से प्रेम है। तुम आज अगर टीवी पर भी किसी को देख रहे हो ना, तो यू आर वॉचिंग समवन पावरफुल, क्योंकि शक्ति से आंखों को प्रेम है। शक्ति विष्णु को ही चाहती है, ताकतवर को ही चाहती है। तो हमें यह समझ लेना है कि अब फिर आप डिप्रेशन में चले गए, फिर आप साइकेट्रिस्ट के पास में चले गए, आप खत्म हो गए, तो कौन पूछने वाला आपको? कोई नहीं, खुद ही पार पाना पड़ेगा। दुनिया में सब चलता रहेगा, लेकिन तुम खुद को ताकतवर बनाओ। अगर उसके बाद भी लोग तुम्हें छोड़ के जाते हैं तो पश्चाताप छोड़ने वालों को होगा, तुम्हें कभी नहीं होगा। शक्तिशाली बनना बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया तो बदलेगी, ये तो तय है, दुनिया तो बदलेगी। चाणक्य कहते हैं कि सांप के दांत में जहर होता है, मधुमक्खी के मुंह में जहर होता है, बिच्छू के डंक में जहर होता है, लेकिन एक नीच आदमी के हर जगह जहर होता है। वो हर तरीके से मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से आपको डैमेज करने का प्रयास करेगा, हर तरीके से। मतलब मैं आपको बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूं कि आप इस चीज को समझ लो कि आपकी संगत ही आपको जीवन की असली रंगत देगी। तो आपकी संगत कैसी, दैट विल डिफाइन एवरीथिंग। क्योंकि क्यों संगत, क्यों, इस चीज को समझो। संगत का इतना बड़ा रोल क्यों, मैं क्यों संगत की बात कर रहा हूं उसमें, क्योंकि मानो या ना मानो, लेकिन ये बहुत बड़ा सच है, बहुत बड़ा सच है कि हमारी जिंदगी में जब कोई मक्खी सब्जी तोलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यही मक्खी सोना तोलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो उसकी कीमत हजारों में बढ़ जाएगी। तो हम किसके साथ में बैठते हैं, उसी से हमारी कीमत निर्धारित होती है। ये भी चाणक्य के कहना। अभी चाणक्य की बात इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उस वक्त 10,000 ये सब करेंसी वरेंसी नहीं चलती होगी। ये सब बात को बाद में थोड़ा सा एडिट मैनिपुलेट करके रखा गया है, बट चाणक्य ने ये बात तो कही है कि अगर मक्खी सोने के साथ में बैठेगी तो कीमत फटाक से चेंज होगी। और सोने के साथ मक्खी के बैठने से जो दाम बढ़ा है वो सोने का नहीं बढ़ा, मक्खी का बढ़ा है, क्योंकि मक्खी का वजन है। सब्जी के साथ बैठ रही तो क्या ही फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ने वाली तो बात ही नहीं। संगत की रंगत होती है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिसका पास में धैर्य नहीं है उसका ना वर्तमान है ना भविष्य। ऐसा क्यों? क्योंकि धैर्य आपको एक चीज देता है, धैर्य यानी कि पेशेंस। पेशेंस का सीधा मतलब है जो सतत प्रयास करने को तैयार हो। देखो 2-2 फीट के 100 गड्ढे खोदने से पानी नहीं आता है, 200 फीट का एक ही खोदना पड़ता है तब पानी आता है। तो जिसके पास में धैर्य नहीं है उसका ना तो फ्यूचर है, ना उसका प्रेजेंट है, और ना उसका पास्ट कभी रहा होगा। क्योंकि जिसमें पेशेंस नहीं होगा वो कभी प्रयास नहीं करेगा। वो थोड़ा प्रयास करेगा छोड़ देगा, थोड़ा प्रयास करेगा छोड़ देगा, रास्ता चेंज कर लेगा, प्रयास करेगा छोड़ देगा, रास्ता चेंज छोड़ देगा। आज अगर मैं कहूं कि हमारा मिशन था कि हमें 10 करोड़ लोगों को जोड़ना है और हमने इतना प्रयास किया, अभी भी हम लोग सिर्फ 50,000 लोगों तक पहुंच पाए। हालांकि वीडियोस पर लाखों की संख्या में लोगों ने उसे देखा, लेकिन नहीं पहुंच पाया क्योंकि लोग शायद नहीं पहुंचा रहे। लेकिन मेरे में धैर्य है। हम ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी, मैं आपको फिर कह रहा हूं, OTT भारत एक दिन इंडिया की पॉलिटिक्स को डिसाइड करेगा। ये बात की गांठ बांध लेना। आज हमारे सांसद बैठे होंगे हमारी संसद में और हम डिटरमाइन कर रहे होंगे कि कौन क्या और कैसे इस देश में होने वाला है। शक्तिशाली तो हमें बनना पड़ेगा, सेना तो हमें बनानी पड़ेगी। धैर्य,
पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको फिर कह रहा हूं, एक मजदूर को शाम के समय मजदूरी चाहिए, नौकरी करने वाले को 30 दिन बाद सैलरी चाहिए। जो धंधा करने वाला आदमी होता है वो 4-5 साल तक इंतजार करता है, लेकिन जिसको राज करना होता है उसको 50-50 साल तक इंतजार करना पड़ता है। मैं आपको बता, जैसे जस्ट एन एग्जाम्पल में, अगर मैं मोदी जी का एग्जाम्पल लेता हूं जो हमारे देश के पीएम बन गए, इस इंसान ने 50 साल की उम्र तक इंसान के पास में कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं थी। इस इंसान के पास में कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है 50 साल तक। पैम्पलेट बांटे हैं, पर्चे बांटे हैं, प्रचार किया है जितना संभव हो सके, और 50 साल के बाद इंसान सीएम बनता है, फिर सीएम बनता है, फिर सीएम बनता है, बीच में छोड़ता है, पीएम बनता है, पीएम बनता है, और फिर पीएम बनता है। कंपाउंडिंग। जितना जल्दी तुम कोई चीज चाहोगे उतना ही कम उसकी वैल्यू होगी। बेलदार को, मजदूरी करने वाले को शाम को पैसा चाहिए, नौकरी वाले को 30 दिन बाद, बिजनेस करने वाले को 4-5 साल बाद। राजनीति, जिसको देश की दशा और दिशा बदलनी हो उसको इंतजार करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। ये तो बहुत जरूरी है। चाणक्य ने यह भी कहा है, महिलाओं के लिए इन्होंने एक बहुत विशेष बात कही है। इनका कहना है कि महिलाओं में, और ये हमेशा एक बात कहते रहे हैं, ये एक बात हमेशा कहते रहे, और मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों कहते रहे हैं। ये कहते हैं कि महिलाओं के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। आई डोंट नो ऐसा वो क्यों कहते हैं, मैं इस बात पे ज्यादा भरोसा नहीं करता हूं। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा भूख 2 गुना होती है, शर्म या लज्जा 4 गुना होती है, साहस 6 गुना होता है, और काम वासना 8 गुना होती है। ये इनका मानना है। इस बात का समर्थन तो मैं कर ही सकता हूं। देखो, फीमेल्स में जो काम वासना की जो बात है, इस पे कई लोग इसको समझना चाहते हैं, कई लोग है ना, जवानी के समय में। आपको पता है एक चीज होती है जिसमें, जिसको बोलते हैं वेश्यावृत्ति, है ना, जिसमें फीमेल सेक्स ऑफर करती है और उसके बदले पैसा लेती है। ठीक है, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी बनने वाले लोगों को ये बात तो पता होनी चाहिए कि ऐसा ऐसा होता है। उसमें फीमेल सर्व करती है, कभी मेल सर्विंग वाले नहीं होते, क्योंकि मेल की जो क्षमताएं हैं ना, जो सेक्सुअल कैपेबिलिटीज है, वो फीमेल से बहुत 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 कम है, और ऐसा उनको मिला हुआ है, जीन में मिला हुआ है, जीन में मिला हुआ है। बट हाँ ये है, बट फिर भी लोग ये कह सकते हैं कि वाई फीमेल्स आर लेसर अप्रोचिंग, वो कभी भी आगे से कोई कदम क्यों नहीं बढ़ाती है? क्योंकि फीमेल्स के लिए कभी भी सेक्सुअल कांटेक्ट होना एक बहुत लंबा सौदा होता है। उनको जब सेक्स की वजह से वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो 2-3-4 साल का इन्वेस्टमेंट होता है। तो उनकी साइकोलॉजी, उनकी फिलोसॉफी इस तरीके से बनी हुई है दैट वी हैव टू अवॉइड दिस एज मच एज पॉसिबल। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो आई हैं, गर्भ निरोधक उपाय जो आए हैं, वो तो आज के समय में आए हैं, लेकिन साइकोलॉजी और फिलोसॉफी तो बहुत पुराने समय से बन जाती है ना, तो बहुत लंबा इवोल्यूशन है, चल रहा है। दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सांप। सांप, जंगल, साउथ तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था, मौर्य एम्पायर, और सांप वहां काफी थे। तो इनका मानना था कि ये सांप से खतरनाक है। बदमाश नौकर हो तो जहर मिला के मार देगा, झूठा दोस्त हो तलवार ही घोंप देगा। हाँ, और दुष्ट पत्नी, कोई भी आपका साथी है, वो अगर आपकी जिंदगी को खात्मा कर सकता है, खत्म कर सकता है, तो इसमें तो कोई संदेह होना नहीं चाहिए। अज्ञान से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, और ज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। यह आपका परम दोस्त है, परम दोस्त। ज्ञान लेने का प्रयास करना चाहिए, ध्यान देने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान से पहली शर्त है ध्यान। जैसे आप यहां पर सेशन में आए, आपने ध्यान लगाया और आप सीखने लगे चीजें, समझने लगे चीजें, ज्ञान ध्यान से आएगा। लेकिन अभी पता समय क्या हो रहा है? समय यह हो रहा है कि ध्यान करने की क्षमता खत्म हो गई,
सब लोगों को 30 सेकंड में ज्ञान चाहिए, 30 सेकंड में का उनमें ध्यान है और उतने का उनको ज्ञान चाहिए, कुछ नहीं होगा। आज तक कोई रील का कंटेंट याद है आपको? कोई रील में आपने सीखा और आपको आपके दिमाग में अभी तक बसा हुआ है? नहीं ना। इन्वेस्टमेंट लगता है, हाथों हाथ रिजल्ट जब आप चाहते हो, क्योंकि आज भारतीय लोग ज्ञान में बेलदार वाला व्यक्तित्व रखते हैं, बेलदार वाला मजदूर वाला व्यक्तित्व रखते हैं कि 30 सेकंड में सब चाहिए। ये क्या कहता है? हर शाम को पगार चाहिए। क्या इसके पास कोई पैसा आ पाता है? हर शाम को पगार ले रहा है, क्या पैसा आ रहा है? हर 30 सेकंड में भारतीय ज्ञान ले रहा है, इंटरनेट के जमाने में हर 30 सेकंड में, क्या इसके पास में ज्ञान है? मैं आपको सच बता रहा हूं, जितनी अज्ञानता आज के समय में फैली है उतनी अज्ञानता पहले कभी नहीं थी। हम तो सुनते थे जब इंटरनेट का जमाना आएगा तो लोग ज्ञानी होंगे, सब इंफॉर्मेशन होगी, इंफॉर्मेशन का युग आएगा, हर कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पाएगा। लेकिन हुआ क्या? जितना अज्ञान इस समय में फैल रहा है देश में, उतना अज्ञान कभी नहीं फैला। कारण लोग बागों में पेशेंस नहीं है, किसी चीज पे वो सर्च, रिसर्च, एनालिसिस, न्यूज, ऑथेंटिक कंटेंट देखना ही नहीं चाहते। वो 30 सेकंड में पूरा साम्राज्य बनाना चाहते हैं। 30 सेकंड में उनको चंद्रगुप्त मौर्य बनना है, 30 सेकंड में बिंदुसार बनना है, 30 सेकंड में सम्राट अशोक बनना है, और 90 सेकंड पढ़ने के बाद वो चाणक्य से कम खुद को नहीं मानते। तो भाई हमें समझ देना है कि ज्ञान ध्यान से आएगा और ध्यान पेशेंस से आएगा। जब तक आप में सब्र नहीं है, तब तक आप में पेशेंस नहीं है, असंभव है कि आप कुछ कर पाएंगे। देखो, विद्या कामधेनु के समान गुणों वाली है, बुरे समय में फल देने वाली है, दूसरी जगह पर मां के समान है, और यही सबसे बड़ा धन है। आप देख रहे हो, जिस समय में सत्ता सिर्फ तलवार के दम पे हासिल की जाती हो, जिस समय पर राजाओं का बाहुबल का बोलबाला हो, जिस समय पर जिसके हाथ में तलवार है उसके हाथ में धन, उसके हाथ में स्त्री, उसके हाथ में राज्य, उसके हाथ में भूमि, उसके हाथ में प्रजा, उस समय पर चाणक्य कह रहे हैं कि नहीं, कलम का सम्मान तलवार से ज्यादा है। उस समय कह रहे हैं, और अफसोस की बात है कि लोग आज भी इस चीज को नहीं समझते हैं। मैं देखता हूं किसी भी कंट्री में, अगर कोई कंट्री डेवलपिंग कंट्री है या कोई कंट्री डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, आपको क्या लगता है? इन डेवलप्ड कंट्रीज के पास में इंटरनेट पहले नहीं था, इंटरनेट इनका बहुत समय से, लेकिन फिर भी ये लोग किताबों को पढ़ने को प्रेफरेंस देते हैं, आज भी और पहले भी। इसलिए हमसे आगे, दिमाग में शांति रहती, दिमाग में सुकून रहता है। कोई सेशन सुनते हैं, ओरिएंटेशन सुनते हैं, रील और पोस्ट पर समय नहीं गवाते, ज्ञान का निचोड़ लेते हैं। हमें तो बस वही चाहिए जहां सनसनी हो, जहां पर कोई क्लिप वायरल हो रखी हो, जहां कोई थप्पड़ मार रखी हो, जहां पर कोई ऑडियो वायरल हो। ज्ञान में इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारा। देखो समझ लो, आज के लोग नॉलेज में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, दे वांट इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन इज चीप, सस्ती होती है, बिना एफर्ट लगाए मिलती है, लेकिन टिकती नहीं है, वैल्यूबल नहीं होती। न्यूज इज एन इंफॉर्मेशन। योर फेसबुक फीड, योर इंस्टाग्राम फीड, योर यूट्यूब फीड इज मोस्ट ऑफ द टाइम इज एन इंफॉर्मेशन। नॉलेज के लिए बैठना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ये वैल्यूबल है, ये कामधेनु है। ज्ञान कामधेनु है, सूचना कामधेनु नहीं है दोस्त। हमको तो सूचना चाहिए, हमको तो लगता है बस सूचना मिल गई अब हम महान बन गए। तुमने आज अपने आप का एनालिसिस करो, कितनी इंस्टाग्राम की रील्स तुम्हें याद है? इवन जो तुमने बनाई होगी तुम्हें वो भी याद नहीं होगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी जब मेरा सेशन तुमने देखा होगा या किसी और सज्जन पुरुष का सेशन देखा होगा, उन्होंने किसी एक मुद्दे पर बात की होगी, तुम्हारे दिमाग में मुद्दा छपा हो। आज मुझे पता है, आज मेरे सेशन देखकर हिंदुस्तान में 50,000 से ज्यादा लोग 20 मिनट सीढ़ी चढ़ते हैं सीढ़ी। आज मेरे सेशन देखकर लोग स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट, डीप ब्रीदिंग, हाइड्रेशन को फॉलो करते हैं, वो सिद्ध बनने का प्रयास कर रहे हैं। आज मेरे सेशन देखकर लोग DWAR भरते हैं। आज मेरे सेशन देखकर लोग रीड, समराइज, रिवाइज, मेमोराइज करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने नॉलेज में इन्वेस्टमेंट किया है, इंफॉर्मेशन की तरफ नहीं भागे हो, नॉलेज में इन्वेस्टमेंट किया है। यही बात मैं कह रहा हूं,
विद्या कामधेनु है। और चाणक्य की बात तुम नहीं मान रहे, सिर्फ चाणक्य नीति और चाणक्य का डायलॉग देख लिए। अब चाणक्य नीति को लोग समझ रहे हैं, रील देखकर चाणक्य नीति समझ रहे हैं, क्या समझ पाओगे? जिस इंसान ने किताबों में उस ज्ञान को सहेज के रखा है, लिख लिख के रखा है, उसको तुम बिना लिखे समझ पाओगे? और मूर्ख शिष्य हैं फिर वो लोग, और मूर्ख शिष्य को पढ़ाने में यश कभी नहीं मिल सकता। तो बहुत बड़ा सच, अगर चंद्रगुप्त मौर्य जैसा महान शिष्य चाणक्य के पास में नहीं होता तो चाणक्य को कौन जानता? आज वो तो मार दिया जाता, खत्म कर दिया जाता। चाणक्य जिंदा रहा क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य शक्तिशाली था, वरना नंद वंश के लोग उनको वो कब का निपटा चुके होते। धनानंद कब का मार चुका होता इन्हें। चंद्रगुप्त मौर्य शिष्य था। और आप जितने लोग यहां सेशन देखते होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप यशस्वी बुद्धिमान शिष्य बनेंगे। ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी दुआ है, ऐसा मैं समझता हूं। अब शायद ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग दिल लगा लेते हैं ना बहुत बार, कि तो मेरा ही है, मेरे बिना तो क्या ही होगा इसका। ना कोई किसी का मित्र है, ना कोई किसी का शत्रु है। कारणवश जहां स्वार्थ छिपा होगा, जहां स्वार्थ होगा, अगर स्वार्थ फेवर का है तो मित्र बन जाएंगे, दोनों का स्वार्थ पूरा हो रहा है। और उस काम की वजह से किसी एक का स्वार्थ बन रहा है, दूसरे का नहीं बन रहा है, तो शत्रु हो जाएंगे। दोनों कर्म कर रहे हैं, लेकिन उस कर्म से अगर दोनों का स्वार्थ बनता है तो मित्र हैं, और उस कर्म से एक का स्वार्थ बनता हो तो दुश्मन हो जाएंगे। सीधा कॉन्सेप्ट है। तो कोई शत्रु मित्र नहीं होते हैं, वो कारण की बात है। कोई इंसान दुष्ट हो आपकी जिंदगी में तो उसके साथ बिल्कुल 200% बुरा करना चाहिए। चाणक्य इसका समर्थन करते हैं। आपकी जिंदगी में कोई भी दुष्ट इंसान हो, बदला लो, क्योंकि बदला जो है ना वो एक एनर्जी है। और बदला ऐसे नहीं लो, बदला ताकतवर बन के लो। ताकतवर बन के, कि मान लो तुम्हारी किसने बेइज्जती कर दी, हाँ, अब तुम उसकी रोज बेइज्जती करते हो। यहां उतारो और यहां से काम करो कि एक दिन बेइज्जती करने वाला इंसान मेरे को सैल्यूट मारेगा, सलाम ठोकेगा, इज्जत करेगा, तमीज से बात करेगा, तब आपकी ग्रोथ है। उसको नेगेटिव फॉर्मेट में मत लो, उसको ग्रोथ माइंडसेट में लेके आओ कि यार मुझे ग्रो करना है। इस इंसान ने मुझे ऐसा क्यों बोला है, मुझे ग्रो करना है, मुझे टिकना नहीं है। जिस इंसान के पास में धन है उस इंसान के मित्र अपने आप बन जाते हैं, चाणक्य का कहना था, और ये सच्ची बात है। विद्या से धन आता है, धन से लोग मिलते जुलते हैं, उससे दोस्त बनते हैं। लेकिन उसके लिए अनुशासन चाहिए। पहले अनुशासन, फिर विद्या, विद्या से धन, धन से मित्र, मित्र से सुख। ये सीक्वेंस होता है। परिश्रम, प्रयास करना पड़ेगा, विद्या आएगी। विद्या किसी भी चीज की हो सकती है, किसी भी चीज की। विद्या का मतलब कोर्स की किताबें पढ़ने से नहीं है, ज्ञान है, किसी भी चीज का हो सकता है। जो तुम अभी ले रहे हो क्या विद्या नहीं है? मैं संस्कृत सिखा रहा हूं, एसएसटी सिखा रहा हूं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सिखा रहा हूं, कुछ नहीं सिखा रहा। विद्या, परिश्रम से विद्या आएगी, विद्या से धन आएगा, धन से मित्र आएंगे, और मित्र से सुख मिलेगा। ये सीक्वेंस होता है, परिश्रम, विद्या, धन, मित्र और सुख। ये बीती बात पर दुख नहीं करना चाहिए, भविष्य में नहीं सोचना, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर दोनों रियल टाइम नहीं है, फेक टाइम है। तुम उनमें कभी नहीं घुस सकते, और जिस समय में घुस नहीं सकते उस समय में काम नहीं किया जा सकता। काम उसी समय में किया जा सकता है जिस समय में तुम हो, और वो समय वर्तमान है। और जिस समय में, जो भी समय जिसमें काम हो सकता है, उसी काम से परिवर्तन हो सकता है। जहां कार्य होगा वहीं परिवर्तन होगा, और वो काम वर्तमान है। तो अगर तुम अपनी जिंदगी को थोड़ा बहुत भी चेंज करना चाहते हो तो वो चेंज इससे आएगा। फेक टाइम में जी रहे हो, पास्ट में उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, एंग्जाइटी में मेरे साथ ऐसा हो गया तो क्या होगा, दोनों फेक टाइम है, रियल टाइम नहीं है वो। और फेक टाइम से कभी ग्रोथ नहीं आ सकती, है दिमाग में हमेशा क्लियर कट रखना। भाग्य रंग को राजा बना देता है, राजा को रंक बना देता है, तो बहुत बड़ा सच है। लेकिन एक बहुत बड़ी फेमस बात है कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कद्र करे बंदे, क्योंकि वक्त ही है
जो कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। तो वक्त में अगर आप मेहनत करते हो, देखो 3 चीजें हैं, समय है, मेहनत है और भाग्य। किसी का भाग्य बहुत बलवान है तो उसे समय और मेहनत कम लगती है, लेकिन अगर किसी का भाग्य कमजोर है तो उसको समय और मेहनत लगेगी। तो इनसे मत भागो, क्योंकि इन दोनों के मल्टीप्लाई से भी ये बन जाता है और इससे भी ये दोनों कम हो जाते हैं। तो आप समय दोगे किसी एक काम में, मेहनत करोगे, तो आप ये पाओगे कि आपका भाग्य अपने आप बेहतर होने लगा है। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि भाग्य एक बहुत बड़ी चीज है। हाँ, भाग्य एक बहुत बड़ी चीज है। ये बात ध्यान रखने की सुख चाहने वाले को विद्या नहीं है और विद्या चाहने वाले को सुख नहीं है। चाणक्य ने यह भी कहा है कि जिस मनुष्य को धर्म, काम, भोग, मोक्ष किसी की प्राप्ति नहीं होती, उसका जन्म केवल मरने के लिए होता है। मैं आपको फिर कहता हूं कि सब 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 मेहनत का खेल है। जिस भी क्षेत्र में आप मेहनत करोगे उसमें आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। खैर, अब चाणक्य ने भी कहा कि विद्वान के लिए कोई विदेश नहीं होता, वो हर जगह हर वक्त अपनी पहचान बना लेता है, कुछ ना कुछ ढंग का कर ही लेता है, कुछ ना कुछ अपने आप को साबित कर ही देता है, उसमें भी कोई संदेह नहीं है। विद्वान के लिए विदेश जैसा कुछ नहीं होता। नियति हर व्यक्ति को समस्या से निकलने का विकल्प देती है, बशर्ते वो शांति के साथ में सोचे। मैंने एक सेशन लिया है, हाउ टू यूज 100% ब्रेन। आप सर्च करिएगा भाई एबी के सर, तो आपको दिखेगा। सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बारे में बात की गई है। इस सेशन के बाद में एक बार आप चाहें तो उसके बारे में देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे कॉन्शियस माइंड होता है, कैसे सबकॉन्शियस माइंड होता है और किस तरीके से चीजें होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो आज के सेशन की मैं बात कहूंगा, वो मैं यही कहूंगा जो मेरे को समझ में आती है और मैं मानता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो कहीं ना कहीं मुझे ये बात लगती है। शांति तो तपस्या ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन संगत बहुत महत्वपूर्ण है। और आपके लिए संगत, जो अभी आप मेरे को देख रहे हो, मेरे से बात कर रहे हो, मेरे से डिस्कस कर रहे हो, ये भी आपके लिए एक संगत है। क्योंकि डिजिटल जमाना आ गया है, अब संगत के लिए आसपास बैठने की जरूरत नहीं है। संगत आप दूर से भी पा सकते हैं किसी इंसान की, और संगत से ही सब कुछ निर्धारित होता है, ये बहुत तय है। फिलहाल ये कुछ बातें चाणक्य नीति के बारे में। कई लोग कहते हैं कि सेशन आप पोस्टपोन कर देते हो, मैं मेहनत करता हूं तो उसमें कई बार थोड़ा समय लगता है। ये हमारे पास वो व्यक्ति है जिनका नाम है रुद्रपतन समाजशास्त्री, जिन्होंने 1905 में इनको कुछ पत्तियों पर लिखा हुआ कंटेंट मिलता है, उसको 1909 में ट्रांसलेट करते हैं, 1915 में इंग्लिश में ट्रांसलेशन उसका होता है, और चाणक्य नीति पूरे देश के सामने आ पाती है। चाणक्य एक बहुत ही अद्भुत व्यक्ति थे, उसमें रत्ती बराबर का संदेह मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो इंसान एक सामान्य इंसान को उठाकर सम्राट बना दे, उनकी बात ही क्या होगी। तो इसमें कोई संदेह नहीं। और उन्होंने एक बहुत बड़े बड़े साम्राज्य को स्थापित करने में मदद की, चंद्रगुप्त मौर्य की। फिलहाल मैं आपसे विदाई लेता हूं और ऐसी दुआ करता हूं कि हम सभी मिलकर हमारे देश को 10 करोड़ लोगों को कम से कम ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी बनाने में सफल रहेंगे। अगला सेशन किस मुद्दे पर होना चाहिए, इस सेशन से आपको क्या सीखने को मिला, जरूर से बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स के माध्यम से मेरे पास सूचना पहुंचती है, इंफॉर्मेशन आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।